अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज 13 अक्टूबर है, थर्सडे का दिन है और सुबह 9:32 पर आप का नेशनल ग्रिड जो है वो फेल कर गया। मुल्तान से नीचे कोई फ़नी ख़राबी हुई है जिससे नीचे साउथ में पूरा कराची तक और फिर बलूचिस्तान तक आपकी लाइट चली गई है। अच्छा, अब कराची जो है वो तो के इलेक्ट्रिक के अंडर आता है और के इलेक्ट्रिक के जो 51% शेयर होल्डर गवर्नमेंट के और 49 प्राइवेट कंपनी के कुछ ऐसे ही है या वाइस वर्सा है। तो उसमें जो इन लोगों के साथ बात हुई हुई है कि ये लोग प्राइवेट अपनी ख़ुद इंडिपेंडेंस के साथ अपनी प्रोडक्शन करेंगे और यहाँ पे सप्लाई करेंगे, पर इन लोगों ने अभी भी लिंक किया हुआ है नेशनल ग्रिड के साथ और ज़रा सी नेशनल ग्रिड अगर ऊपर से नीचे होए तो इनका पूरा सिस्टम बैठ जाता है और कराची के जितने भी पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स थे वो बंद हो गए। इशू मुल्तान में आया है और प्लांट्स यहाँ पे बंद हो गए। ये मेन कॉज है जिसकी हम हमेशा से बात करते रहे हैं कि जब तक हम इंडिपेंडेंस नहीं लेंगे नेशनल ग्रिड से वो ये होता रहेगा। अच्छा, ये इसको आप बेशक स्केल बड़ा कर लें, एज अ घर आप देखें, होम ओनर देखें, फैक्ट्री ओनर देखें, आपको इंडिपेंडेंस लेनी है नेशनल ग्रिड से। एज अ के इलेक्ट्रिक देखें तो आपको इंडिपेंडेंस लेनी है के नेशनल ग्रिड से। जिस भी स्केल पे चले जाएं, आखिर में आपको इंडिपेंडेंस लेनी पड़ेगी, आपको डिसेंट्रलाइज मैकेनिज़्म की तरफ जाना पड़ेगा। उसी से ही हम जान छुड़ा सकते हैं, वरना अब पूरा मुल्क बैठा हुआ पहले तो उस फॉल्ट को ढूंढेगा कि फ़ॉल्ट आया कहाँ से है, उसके बाद एक एक करके जितने प्लांट्स हैं उनको ऑन करेगा, फिर जो फीडर ट्रिप्स हो गए फिर उनको ऑन करेगा और फिर एक एक करके अब इसमें 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं या जितना भी टाइम लगता है वो अब देखते हैं कि क्या होता है। सेकेंडली, अभी आज से 3 महीने 4 महीने पहले गुड्डू पावर प्लांट जो था वो फेल कर गया था, तो उस टाइम भी पूरा नेशनल ग्रिड बैठ गया था। अब जो है ये मुल्तान से फेल कर गए हैं तो फिर नेशनल ग्रिड बैठ गया है। तो हमारा नेशनल ग्रिड है ही बहुत पुराने ज़माने का, वो फेल कर जाता है हर तीसरे चौथे महीने। जिसकी एक्सट्रूजन की मशीन चल रही थी इस टाइम पे और अंदर प्लास्टिक मोल्ड डला हुआ था, जिसकी प्रेसिंग मशीन चल रही थी फैक्ट्रीज़ में, वो प्रेस कर रही थी और बीच में लाइट चली गई, नेशनल ग्रिड बैठ गया, तो वो अब अपना मशीन भी खोले और दोबारा से अपना प्रोसेस शुरू करे। तो कितना लॉस होता है इस टाइम पे इंडस्ट्री को सिर्फ हमारे नेशनल ग्रिड पे रिलायंस करने का और नेशनल ग्रिड को अपग्रेड ना करने का। देखिए, ये लोगों की माइंडसेट की बात है। हमारा सारा का सारा डिपेंडेंस सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर होता है। हम अपने ऑल्टरनेट मैकेनिज़म्स डेवलप करने पे वर्क नहीं कर रहे। तो अगर के इलेक्ट्रिक भी उसी माइंडसेट में बैठी है जिसमें कंज्यूमर बैठा हुआ है, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स आपके सामने हैं, नताइज आ गए हैं। नताइज ये हैं कि जब भी पावर फेलियर होगा ग्रिड का, किसी भी कॉर्नर में होगा, उसके साथ जो भी चीज़ लिंक होगी तो कैस्केड डाउन इफेक्ट के थ्रू वो सारा का सारा सिस्टम जो आपका क्रम्बल कर जाएगा। आपकी अपनी प्रोडक्शन जितनी भी अच्छी हो, अगर आपका सिस्टम लिंक्ड है, इसकी एक प्राइम एग्जांपल है, अगर आप एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं, वो बेशक 500 मेगावाट का भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होगा, तो एज़ लॉन्ग एज़ कि वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, उसमें कोई माइक्रो ग्रिड की कैपेसिटी नहीं है, उसमें कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, तो अगर ग्रिड की सोर्स या ग्रिड का जो सिग्नल है वो गायब हो जाएगा, बी इट फॉर वट एवर रीज़न, तो आपकी 500 मेगावाट की ऑन ग्रिड सिस्टम भी टर्न ऑफ कर जाएगा। तो बड़ा क्लियर कट सा सोल्यूशन है इसका कि आप माइक्रो ग्रिड ऐसी इस्टेब्लिश करें जो इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम द ग्रिड। उसके जो मैकेनिज़म्स हैं वो हम फ्रॉम डे वन हम रिपीट कर रहे हैं सबको। हम स्टेप वन हमारा यही होता है कि हम जिसको भी गाइड करें सबसे पहले बात बताएं कि एक ऑन ग्रिड सिस्टम, सोलर सिस्टम की अगर हद तक बात करें तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो डिपेंडेंट होता है ऑन द ग्रिड। यू सेल टू द ग्रिड एंड यू कंज्यूम फ्रॉम द ग्रिड। टू मेक द ऑन ग्रिड सिस्टम फंक्शन यू नीड द ग्रिड टू बी प्रेजेंट। आप बेशक ग्रिड से कुछ भी ना यूज़ करें, बट स्टिल एक ऑन ग्रिड सिस्टम को ऑन रखने के लिए भी ग्रिड का सिग्नल चाहिए होता है, क्योंकि इट डज़ नॉट नो व्हाट टू प्रोड्यूस। उसकी जो सारी डेटा जो आ रहा होता है, जो मॉड्यूलेशन उसके जो पावर फीचर्स होती हैं, वो सारी की सारी वो मॉड्यूलेट करता है बेस्ड ऑन द ग्रिड्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर ग्रिड मौजूद नहीं होती तो ऑन ग्रिड सिस्टम भी ऑटोमेटिकली फेलियर कर जाता है। इसकी बड़ी क्लियर सी वजह है, इसमें कोई ऐसी वजह नहीं है कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो जो पावर की कमी होती है, आपके घर को लोड को जो पावर एक्स्ट्रा चाहिए होती है वो ग्रिड से लेके दे रहा हो, इस वजह से अगर ग्रिड मौजूद नहीं होगी तो बंद हो जाएगा। ऐसी कोई वजह नहीं है। ये क्लियर मिसकंसेप्शन है कि ऑन ग्रिड सिस्टम इसलिए बंद हो जाता है कि क्योंकि अगर आपके घर के लोड को 10 किलोवाट की पावर चाहिए, आपका ऑन ग्रिड सिस्टम 5 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 5 कहाँ से आएगा? इस वजह से वो बंद नहीं होता। ये एक अलग मसला है कि 5 आएगा कहाँ से, बट वो बंद इसलिए होता है क्योंकि ये एंटी आइलैंडिंग फीचर होती है। एंटी आइलैंडिंग फीचर इस बात को कहते हैं कि आपका जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो कहीं आइलैंड सोर्स ना बन जाए, कि अगर फ़र्ज़ करें ग्रिड डाउन हो या किसी भी वजह से, वो बेशक मेंटेनेंस की वजह से हो या फेलियर की वजह से हो या लोड शेडिंग की वजह से हो या किसी भी वजह से ग्रिड को अगर टर्न ऑफ करे उसका सर्विस प्रोवाइडर,
तो आपका जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो ग्रिड को सप्लाई करना ना शुरू कर दे। अगर वो ग्रिड को सप्लाई कर रहा होगा जितनी भी माइन्यूट कैपेसिटी में कर रहा होगा, तो वो एक आइलैंड कहलाएगा, एज आइलैंड प्रोड्यूसर कहलाएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा जजीरा है जो प्रोड्यूस कर रहा है इस पूरे के पूरे समंदर के अंदर। तो ग्रिड कभी भी नहीं चाहती कि जब ग्रिड ने टर्न ऑफ किया है तो फिर कोई ना कोई प्रोड्यूस करके ग्रिड में बिजली फेंक रहा हो। उसकी बड़ी क्लियर सी वजह है, एक कॉमन सी जो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये है कि अगर किसी भी खंभे के ऊपर, किसी भी पोल के ऊपर कोई टेक्नीशियन चढ़ा हुआ है और वो ग्रिड में मेंटेनेंस कर रहा है, तो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम अगर एक आइलैंडिंग प्रोडक्शन कर रहा होगा, आइलैंड प्रोडक्शन कर रहा होगा, तो ग्रिड पे जो भी चढ़ा हुआ होगा उसको इलेक्ट्रिक्यूशन का शॉक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर मेंटेनेंस कैसे होगी? और पावर फेलियर के चांसेस में तो फिर अगेन आपकी जो प्रोडक्शन है वो इतनी माइन्यूट होगी कि वो किसी को भी पावर प्रोवाइड आप नहीं कर सकते, अगेन ग्रिड फेल कर जाएगी। तो एक एंटी आइलैंडिंग फीचर होता है, बिल्ट इन आता है, स्टैंडर्ड फीचर है, थ्रू आउट द वर्ल्ड लगा हुआ आता है इन्वर्टर्स के अंदर, कि अगर ग्रिड नहीं है तो फिर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम भी टर्न ऑफ कर जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करें या हाइब्रिड सिस्टम की बात करें, तो उसमें क्योंकि बैटरी प्रेजेंट होती है एज अ बफर, तो जब भी आइलैंडिंग फ़ीचर आपका एंटी आइलैंडिंग फ़ीचर इनिशिएट हो जाता है कि इलेक्ट्रिक गायब हो जाती है, जब आपदा गायब होती है, तो आपका नेट मीटरिंग की फंक्शनैलिटी जो होती है उन इन्वर्टर्स की वो ऑफ हो जाती है। बट आपका जो लोड होता है जिसको डायरेक्टली पावर किया हुआ होता है इन्वर्टर के थ्रू, उसका की इलेक्ट्रिक जब आपदा से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वो बैटरी और सोलर दोनों का मिक्स करके आपको पावर आ रही होती है। जब तक सोलर मौजूद होगा सोलर से पावर आती रहेगी। जब सोलर की कैपेसिटी कम हो जाएगी आपकी, हो सकता है शाम का वक्त हो गया हो सकता है आपका लोड बढ़ गया हो, तो फिर बैटरीज एज अ बफर सेकंड सोर्स के काम करेगी। और जब शाम का वक्त आ जाएगा और सोलर भी गायब हो जाएगा, तो बैटरीज आपको एज अ बफर आपको पावर प्रोवाइड करती रहेगी तब तक जब तक बैटरी बैंक में जूस होगा। जब बैटरी बैंक में भी पावर ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपका जो सिस्टम है वो टर्न ऑफ कर जाएगा। नेक्स्ट डे जब दोबारा सूरज निकलेगा, फ़र्ज़ करें हम उस सिनेरियो की बात करें जबकि इलेक्ट्रिक का आपदा बिल्कुल ही गायब है 2-3 दिन के लिए, जैसे आज का सिनेरियो है। जैसे आज का सिनेरियो अभी तो दिन है। अब अभी दिन में तो ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम्स को डायरेक्ट सोलर से पावर मिल रही है, वो तो अभी भी चल रहे हैं, कंटिन्यूस चल रहे हैं। हम सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहे हैं, जो भी हमने सिस्टम्स लगाए हैं हम सबको मॉनिटर कर रहे हैं। वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम्स है वो सारे फुली फंक्शनल है अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रीनशॉट भी हम शेयर कर देंगे, स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वो सारे के सारे सिस्टम्स फंक्शनल हैं और फुली ऑपरेशनल है। उसमें एक इशू ये है कि क्योंकि ग्रिड गायब है तो वो ग्रिड को नेट मीटर नहीं कर रहे, ग्रिड को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनका एंटी आइलैंडिंग फीचर है। यू कैन नॉट बाईपास दैट, इट इज़ अ सेफ्टी मैकेनिज्म, देयर इज़ नो नीड टू बाईपास। और आपके घर पे तो लोड शेडिंग नहीं है ना, आपके जिस घर तरह पे। पूरे मुल्क में इस टाइम पे लाइट नहीं है, पर आपके घर पे लाइट है। बिल्कुल और ऐसे ही आपको है। तो पता भी नहीं चला कि लाइट चली गई है। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसने आपको कोई फ़ायदा दिया है, कोई सुख दिया है, बिल्कुल। उसने आपको फिर से बेचैनी नहीं दी कि मैंने भी एक सिस्टम लगवाया था। फ़र्ज़ करें आपने सिर्फ ऑन ग्रिड प्योर ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया हो, तो लाइट चली जाएगी तो वो आप भी बैठ जाएंगे फारिग होकर और ऑन ग्रिड सिस्टम भी टर्न ऑफ होकर बैठा हुआ होगा, और दोनों एक दूसरे को देख रहे होंगे कि जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो लगी भी तो है बट इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि क्योंकि पाकिस्तान का जो सिनेरियो है, यहाँ पे जो ग्रिड है वो हाईली इनएफिशिएंट है और वो हाईली अनरिलायबल है। उसकी वजह से ग्रिड का जो टर्न ऑफ रेशो है वो बहुत हाई है। अब आप देख लें आज फुल वर्किंग डे है और सुबह 9:30 बजे लाइट गायब है और कोई पूछने वाला नहीं है, और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और स्टिल देयर इज़ नो सोल्यूशन टू इट। हम किसी और कंट्री से कंपेयर नहीं कर रहे कि वहाँ पे ऐसा होता और यहाँ पे ऐसा होता, हम तो अपनी बात करेंगे कि अगर 6 घंटे 5 घंटे हो गए हैं और कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो आप देखें कितना प्रोडक्शन में हॉल्ट आया है, कितना जेनसेट्स रन होंगे, कितना डीजल कंज्यूम होगा, कितनी हैसल क्रिएट करी गई है। एडिशनली आप देख सकते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स हैं वो भी डिस्टर्ब हुए हैं। मोबाइल फ़ोन्स के जो कम्युनिकेशन के जो टावर्स हैं उनको भी कम्युनिकेशन के लिए पावर चाहिए। तो लाइट अगर डिस्टर्ब होगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्टर्ब होगी, तो उनको भी अपने जेनसेट्स को ऑन करना पड़ता है। उसमें भी फ्यूल की कमी हो सकती है, उसमें भी फ्यूल ख़त्म हो सकता है, उसको भी रिप्लेनिश करना पड़ सकता है। तो पूरा का पूरा जो एक सप्लाई चेन है पावर की वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। उसकी वजह से आप प्रोडक्टिविटी में भी देख सकते हैं, अभी आज तो नहीं फ़ील होगा आपको बट इन द कमिंग डेज़ आपको फ़ील होगा कि जिस मुल्क में कंटिन्यूस पावर सप्लाई का ही इशू हो वहाँ पे क्या आपने स्टेबिलिटी लानी है और क्या आपने प्रोडक्शन करनी है। सोल्यूशन तो नहीं हो सकती ऐसे, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो सकती, सर्विसेज भी नहीं हो सकती। हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, एयर कंडीशनिंग नहीं रन कर सकते, बड़ी क्लियर सी वजह है क्योंकि जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है उसका बैकअप जनसेट चल रहा है। अब बिल्डिंग मैनेजमेंट बैकअप जनसेट पे आपको एयर कंडीशनिंग चलाने की परमिशन तो नहीं दे सकती, क्योंकि फिर लोड का जो साइजिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और बिल्डिंग मैनेजमेंट को जो जनसेट है वो बहुत ओवर साइज़ करके लगवाना पड़ता है। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रनिंग एयर कंडीशनिंग व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो क्रिटिकल लोड को पावर देंगे, उसके बाद एयर कंडीशनिंग रन करेंगे। तो
सॉल्यूशंस बड़े क्लियर हैं, सॉल्यूशन सबके सामने हैं, सबको सब मौजूद हैं, और जिन जिन की समझ में आते हैं वो लगवाते हैं, जिनकी समझ में नहीं आते वो नहीं लगवाते, और फिर जो नहीं लगवाते वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करते हैं। कि पाकिस्तान में रहते हुए प्योर ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना इज़ नॉट वाइबल फॉर द कस्टमर। वाइबल इन द सेंस कि आपको वो सुकून नहीं देगा। जब भी लोड शेडिंग होगी तो आप भी बेचैन हो जाएंगे, और देयर विल बी नो सोल्यूशन टू इट। देयर इज़ नो वे टू बाईपास कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम को लोड शेडिंग के दौरान ऑन करके बोलें कि अब हम इससे पावर लेते भी हैं और के इलेक्ट्रिक को सेल करते हैं। आप अगेन जनरेटर की तरफ ही भाग रहे होंगे कि अब लाइट चली गई है, जनरेटर देखें, या किसी भी और सोर्स की तरफ दोबारा जा रहे होंगे, जबकि असल में सोलर सिस्टम का फ़ायदा ये है कि आपको इन सारी चीज़ों से जान छुटे और आपको ये काम ना करना पड़े। तो बेसिक पॉइंट ही ये है सोलर सिस्टम का कि हमें ये सारे मसले ख़त्म हो, लाइट के भी, लोड शेडिंग के भी, बिल कम होना चाहिए, और हमारे पास अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होनी चाहिए। अगर हम वही जो उसके 4 से 5 मकसद हैं वो पूरे ना करें और दूसरा सिस्टम लगवा लें तो फिर कुछ कंट्रीज़ में फ़ायदा देता है, पर हमारे कंट्रीज़ में जिधर सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है, जिधर ऑन ये आपकी पावर सप्लाई इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ तंग करता है। और अगर इतना फ्रीक्वेंटली हमारा नेशनल ग्रिड बैठेगा कि हर दूसरे से तीसरे महीने वो बैठ जाता है और सारी चीज़ें रुक जाती हैं, सिग्नल ख़त्म हो गए हैं, लाइट ही नहीं है, इंडस्ट्री बैठ गई है, तो वहाँ पे तो देयर इज़ नो पॉइंट कि हम सिर्फ ऑन ग्रिड की तरफ जाएं। ये बात सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए नहीं है, ये कमर्शियल में भी यही है और फिर इंडस्ट्री में भी यही है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप बोलें कि इतनी बड़ी बैटरी बैंक्स नहीं है। बैटरी बैंक्स मेगावाट के भी आ गए, बैटरी बैंक्स किलोवाट्स, थाउजेंड्स ऑफ किलोवाट्स के भी हैं, और गीगावाट आवर के भी हैं। तो वो रेजिडेंशियल से लेके इंडस्ट्रियल लेवल तक आपके पास बैटरी बैंक जब अवेलेबल हैं तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग टूवर्ड्स ऑन ग्रिड सिस्टम, और आप फिर अनरिलायबल नेशनल ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंस अपनी रखें। बिल्कुल ठीक इसका ये मकसद भी नहीं है कि हम उनको छोड़ दें, जब तक वो दे रहे हैं उनसे लेते रहें, पर जब वो बंद होए तो हमारा सिस्टम चलना चाहिए। ये पॉइंट नहीं है कि हम उनको बंद कर दें और सारी डिपेंडेंस हम अपने ऊपर ले आएँ, उनसे बेशक लेते रहें आप, पर जब वो जाएँ तो हमारी चीज़ चलनी चाहिए। ये ना हो कि हमारे, क्योंकि हम कमा रहे हैं ना, इंडस्ट्री तो यहाँ पे कमा के दे रही है, अगर इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी तो फिर क्या एक्सपोर्ट्स और क्या टैक्स की बात है। देखिए ओवरऑल सिनेरियो की ही बात है। जिस भी आदमी ने इन्वेस्टमेंट करी है एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन सोर्स पे कि इलेक्ट्रिसिटी उसने प्रोड्यूस करनी है, वो बेशक घर पे बैठा हुआ रेजिडेंशियल कंज्यूमर हो या फिर इंडस्ट्री में बैठा हुआ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, तो अगर उन सारों ने एनर्जी प्रोड्यूस ही करनी है तो दैन इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ सिस्टम विच वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम और ऑल ऑफ द टाइम एज कम्पेयर टू अ सिस्टम विच वर्क सम ऑफ द टाइम। क्योंकि ओवर हेयर द ग्रिड इज़ अनरिलायबल, द ग्रिड टर्न्स ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम। स्केड्यूल लोड शेडिंग भी होती है और अनस्केड्यूल्ड पावर फेलियर भी होता है। तो जहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो वहाँ पे देन यू हैव नो अदर ऑप्शन टू, आपके पास और ऑप्शन कोई नहीं है कि आप ग्रिड से दूर ही रहें। जितना दूर रहेंगे उतना आपका फ़ायदा रहेगा। एडिशनली ग्रिड से दूर रहने का फ़ायदा ये भी होता है एक्सट्रीम सिनेरियोज में। अब एक्सट्रीम केस में अगर आप ग्रिड से बिल्कुल कट ऑफ होकर सेपरेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बन जाते हैं, अपनी माइक्रो ग्रिड इस्टेब्लिश कर लेते हैं, बी एट एट योर होम लेवल और योर कम्युनिटी लेवल और योर एट योर सिटी लेवल, तो फिर आपको जो टैक्सेशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट थ्रू यूटिलिटी कॉर्पोरेशन आप पे टैक्सेस इम्पोज करती है, या फिर यूटिलिटी कॉर्पोरेशन अपने तहत जो आप पे टैक्सेस इम्पोज करती है, आप उससे भी बच जाते हैं, बिकॉज यू नॉट अवेलिंग एनी सर्विस फ्रॉम द सप्लाई कॉर्पोरेशन। टैक्सेस तो अपनी सप्लाई पे लगाते हैं ना, प्लस इनकम टैक्स भी लगा देते हैं, KMC टैक्स भी लगा देते हैं, जो उनके दिल में आता है वो लगा देते हैं। तो अगर आप उनसे दूर हो जाते हैं तो फिर आप उन टैक्सेस से बचने के लिए ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि यू आर नॉट प्रोक्योरिंग एनी सर्विसेज फ्रॉम दैट कंपनी। तो बेशक आप रेजिडेंशियल लेवल पे हों या आप कमर्शियल लेवल पे हों या आप इंडस्ट्रियल लेवल पे हों, आपको सिस्टम ऐसा ही लगवाना चाहिए जो ज़्यादा स्टडी हो, जो ज़्यादा रिलायबल हो, जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, जिसको चलाने के लिए फिर एक ऐसी नेशनल ग्रिड पे आप डिपेंड ना करें जो किसी के कंट्रोल में नहीं है और जो विच इज़ हाईली प्रोन टू फेलियर्स। तो आपके सामने है भी पिछले 2-3 महीने में थोड़ी सी बिजली की सिचुएशन बेहतर हुई थी, बट उसमें भी बहुत से एरियाज़ में लोड शेडिंग अभी भी हो रही थी। कुछ एरियाज़ में लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, बट मेजॉरिटी एरियाज़ में कंटिन्यूस लोड शेडिंग अभी भी जारी थी। अभी ये हुआ है कि एक मैसिव फेलियर आ गया है। वो भी फेलियर एक ऐसा है कि एक रिमोट एरिया में फेलियर आया है, जिसकी वजह से उससे जितनी भी चीज़ें जितने भी लेवल पे लिंक थी या कनेक्टेड थी वो भी सारी फेल हो गई हैं। तो निज़ाम तो बेकार सा है ही है। उसमें यह हुआ है कि और जो पावर प्रोडक्शन के जो अच्छे सोर्सेज थे वो भी बेकार हो गए हैं। अगर इंडिपेंडेंटली की इलेक्ट्रिक कुछ भी प्रोड्यूस कर रही थी तो वो भी टर्न ऑफ हो गया है। उसकी वजह ये बताते हैं कि वो सारा का सारा हमारा लिंक्ड है नेशनल ग्रिड के साथ। तो ऐसे सिस्टम्स में फ़ायदा तो कोई ना हुआ ना। एट द एंड ऑफ द डे आपका मकसद ये है कि कंटिन्यूस पावर आती रहे, सस्ती पावर आती रहे और सस्टेनेबल मेथड से पावर आती रहे।
सोलर सिस्टम्स का फ़ायदा ये होता है कि वो सस्टेनेबल एक मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, लिटिल टू नो मेंटेनेंस है, लोकलाइज लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द लाइफ इसकी जो है वो बहुत मार्जिनल है, बहुत कम है, और ग्रीन हाउस गैस कोई प्रोड्यूस नहीं होती ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशंस, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो मेंटेनेंस आपको बिल्कुल लिटिल टू नो हो जाती है, और ये इसके बेनिफिट्स हैं। बट ये सारे के सारे बेनिफिट्स फेल कर जाएंगे अगर आप इसको ग्रिड के साथ जोड़ के बैठ जाएंगे, और ऐसे एरिया में जहाँ पे ग्रिड खुद ही बैठ जाती है। अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली रन करेंगे विद अ हाइब्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम, देन दिस विल फंक्शन एज गुड एज इट हैज़ टू। अगर आप हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको दोनों फीचर्स मिल जाते हैं कि अगर आपने नेट मीटरिंग भी करनी है तो आपको नेट मीटरिंग भी तो मिलती रहेगी, और नेट मीटरिंग तब तक मिलती रहेगी जब तक आप चाहेंगे। जिस दिन वापडा या के इलेक्ट्रिक या नेपरा ये तहैया कर ले कि दे डू नॉट वांट टू गिव बेनिफिट फॉर नेट मीटरिंग, वो नेट मीटरिंग के जो भी यूनिट्स आप उन्हें सेल कर रहे हैं उसका 1 रुपये का आपको बेनिफिट वो देना चाहते हैं, तो कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी आप जाके कॉन्टेस्ट तो कर सकते हैं, बट इट इज़ देयर डिसीजन। जब उन्होंने सोच लिया और उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर वो आपको 1 रुपये का बेनिफिट देंगे, देन देयर बी नो पॉइंट ऑफ व्यू सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी टू देम, दैट इज़ बेटर फॉर यू टू स्टोर दैट इन योर बैटरीज। तो फिर अगर आप आज हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो आप तब तक वो बेनिफिट अवेल करें जब तक वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं। आज वो आपको ऑफ पीक रेट्स पे ही आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं, अभी वो सोच रहे हैं आपके साथ हम एक्स्ट्रा यूनिट्स को 9 रुपये पे ट्रेड करें, ठीक है, कल को वो सोचेंगे हम 5 रुपये पे, और उसके बाद वो सोचेंगे हम 0 रुपीज़ पे, और उसके बाद वो सोचेंगे कि बेशक जो भी आप हमें सेल करें और हमसे ख़रीदें हम आपको 0 रुपीज़ देंगे, तो तब नेट मीटरिंग बिल्कुल अनबेनिफिशियल हो जाएगी। आपके पास क्लियर कट्स ऑप्शन होगा कि आप अपनी एनर्जी स्टोरेज बैंक्स क्रिएट करें और उसमें एनर्जी स्टोर करें, क्योंकि आप जो कंज्यूम कर रहे होंगे उसके तो वो चार्जेस कम नहीं कर रहे ना, तो अगर कंजम्पशन के चार्जेस वहीं पे खड़े हुए हैं तो फिर आप अपनी बैटरी स्टोरेज पे डिपेंडेंस बढ़ाकर उनसे कंजम्पशन कम कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट जा सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंस, एनर्जी इंडिपेंडेंस फ्रॉम द नेशनल ग्रिड इज़ दी ओनली वे टू गो फॉरवर्ड्स। कुछ ऐड करेंगे आप इसमें? ये ऐड करना चाह रहा था कि देखें हाइब्रिड सिस्टम का तो फ़ायदा ये है ना कि हम नेट मीटरिंग भी कर रहे हैं और हमारे पास बैटरी बैंक भी है। तो पहला फ़ायदा ये होगा कि अगर नेशनल ग्रिड बंद भी होता है तो हमारे पास लाइट होगी। सेकंड ये कि हमारे पास जो एक्सेस बिजली है वो हम नेट मीटर करके उससे भी कमा रहे हैं। थर्डली ये कि हमें इस चीज़ की भी टेंशन नहीं है कि जब तक ने नेपरा ने जब तक लेनी है ले ले, जब वो मना कर देगा कि मैं अब 1 रुपये 2 रुपये दे रहा हूँ, अब उनको ना दें, आप अपने बैंक्स बढ़ा लें, अपने बैंक्स बढ़ा लेंगे, आप टोटली ऑफ ग्रिड चले जाएंगे ऑटोमेटिक। बेशक इलेक्ट्रिक या वापडा लगी भी होगी, आप तब भी ऑफ ग्रिड जा चुके होंगे। तो हर तरह से विन विन सिचुएशन है। आप बेसिकली इतना स्मार्टली खेल रहे हैं कि जब तक नेपरा देगी मैं उससे लेता रहूँगा, जब नहीं देगी तो मैं बैंक्स बढ़ा लूँगा, वहाँ से अपना कम कर लूँगा, बजाय इसके कि मैं और दूसरी तरफ ऑन ग्रिड का सिनेरियो देख लें कि अभी तो आपको बहुत आसानी लगी कि मैंने सस्ता सिस्टम लगवा लिया और बड़ा सिस्टम लगवा लिया। नेपरा ज़रा सी एक मीटिंग कर ले तो मार्केट में टेंशन मच जाती है कि ये क्या हो गया, सोलर सिस्टम बेकार हो गया, पूरा सोलर सिस्टम ही नाकारा हो गया, ये तो किसी काम का ही नहीं रहा। यही बातें चल रही होती हैं, आपको कस्टमर जो आपके पास आते हैं यही बातें करते रहते हैं, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है सोलर सिस्टम। अभी तो सिर्फ मीटिंग हुई है, अभी तो अप्रूवल भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, मीटिंग पे ही सब खत्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, सारा कुछ बेकार हो गया। आगे बढ़ जाएं तो अगर उन्होंने अप्रूवल कर ही दी 9 रुपये की तो उसकी जी ROI जी 15 साल पे चली गई, 10 साल पे चली गई तो और बेकार हो गया। अच्छा उन्होंने 1 रुपये या 0 रुपये पे कर दी तो आपको तो बिल्कुल ही कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब आप ऑल द वे पूरा इन्वर्टर चेंज कराएं और दोबारा से वायरिंग करवाएं और हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं, साथ में बैटरीज इंस्टॉल करें, पैनल्स आपके काम आ गए और फिर आप उस तरफ स्विच करें। तो जो काम आप पहले ही कर सकते थे और थोड़ा सा स्मार्टली खेल सकते थे वो आपने उस टाइम नहीं किया। उस टाइम आपने थोड़ी सी होशियारी करी कि मैं कम में ज़्यादा लगवा रहा हूँ, मार्केट में लोग 10 किलोवाट हाइब्रिड जो है उससे मैं आधे पैसों में लगवा रहा हूँ, तो फिर आखिर में रिपरकशन भी आप ही ने फेस करने हैं, क्योंकि और से नहीं फेस करेगा। और इसका भी अगर मलबा टेक्नोलॉजी पे डालेंगे कि टेक्नोलॉजी ही बेकार है, तो पर्सनल लॉस है, ये भी पर्सनल लॉस है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी का तो मसला नहीं है। जिन्होंने हाइब्रिड लगाए हुए उनको तो आज भी कोई मसला नहीं है, चाहे नेशनल ग्रिड बैठ जाए, चाहे नेपरा कुछ भी कर दे, वो आज भी प्रॉफिटेबल है और वो आज भी सुकून में है। जिन कस्टमर्स के पास हाइब्रिड सिस्टम लगे हुए हैं 15 किलोवाट, 30 किलोवाट, 50 किलोवाट, उनको तो कोई मसला नहीं है, ना उनके जनरेटर्स ऑन हो रहे हैं, ना उनको कोई कुछ और टेंशन है किसी और चीज़ की। वो चलती बातों में से ना एक अच्छा नेपरा रिवाइज कर, उनका माइंडसेट ये होता है, हाँ। अच्छा नेपरा रिवाइज कर रहे रेट, अच्छा चलो ठीक है यार देखेंगे जब होएगा, क्योंकि दे आर यूजिंग मोस्ट ऑफ देयर पावर सप्लाई, वो अपनी मेजर पावर सप्लाई ड्यूरिंग द डे कंज्यूम करते हैं, एक्सेस पावर सप्लाई को अपने बैटरी बैंक में स्टोर करते हैं, उसके बाद जो एनर्जी बचती है थोड़ी बहुत उसको वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इतना साइजेबल चंक नहीं है एक्सपोर्ट का, तो और शाम में अपनी बैटरी बैंक्स को कंज्यूम करते हैं, ड्यूरिंग लोड शेडिंग में उनको पावर आ रही होती है, तो फॉर देम इट्स नॉट एज बिग अ डील के इलेक्ट्रिक या वापडा ने जो भी रिविजन करनी है वो करती रहे, उनको क्या लगे उस बात से। तो इट्स ऑलवेज स्मार्टर टू बी इंडिपेंडेंट, बी एट योर रेजिडेंशियल लेवल और कमर्शियल लेवल और इंडस्ट्रियल लेवल। आपको भी पता है
जितना स्टेट के साथ आप चिपके रहेंगे और पॉलिसीज़ वो ड्राइव करेंगे और उसका कॉन्सिक्वेंस आप पे आएगा, तो यू आर द स्मॉलर प्लेयर इन दिस गेम। और उसमें जो भी वो डिसाइड करेंगे आप उसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, मीटिंग में बैठ सकते हैं, कोर्ट में लेके जा सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे रेपरकशंस जो हैं वो आप पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे, बिकॉज यू विल बी द स्मॉलर प्लेयर इन दिस। तो इसमें यही है, बड़ी क्लियर कट सी बात है। रिविजन अगर आएगी भी टैरिफ में तो भी कस्टमर का ही नुकसान होगा। बढ़ने की तो बात कोई नहीं कर रहा, गिराने की बात कर रहा है ना। नेट मीटरिंग का टैरिफ को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा कि हम 20 रुपये आज फ़र्ज़ करें दे रहे हैं तो हम 50 रुपये देना शुरू कर देते हैं और इंसेंटिवाइज़ करते हैं। तो ऐसा तो यहाँ कोई माहौल है भी नहीं। तो वो भी कल की न्यूज़ में आपको बता दूँ ना, जो डिटेल में नेपरा ने भेजी है, मैंने शेयर भी करी थी आपके साथ, लिंक डाल दिएगा नीचे कमेंट्स में, कि वो ये कह रहे हैं कि 28,000 कंज्यूमर हैं हमारे जो उसके हैं नेट मीटरिंग के, और 3.32 मिलियन कंज्यूमर हैं हमारे जो हमसे ख़रीदते हैं, जो जो दूसरे जो नेट मीटर नहीं करते। तो हमने तो दोनों का वो करना है, दोनों का फ़ायदा करना है यार। एक तरफ 28,000 है, दूसरी जगह 32 मिलियन है। एक तरफ अगर आपको कोई बिजली बना के दे रहा है तो आपको सस्ती पड़ रही है ना, आपको उसकी ट्रांसमिशन की कॉस्ट, आपको उसकी लगाने की कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही। पर नहीं थी, अगर हम इनसे 28,000 वालों से सस्ती ले लेंगे तो उन 32 मिलियन को हम सस्ती दे देंगे। अगेन शॉर्ट टर्म प्लानिंग है कि यहाँ से सस्ती ले लो अभी और आगे सस्ती भेज देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो आपको कोई भी रुपये आपको तो नहीं लगाना पड़ा, 28,000 लोगों ने जो 450 मेगावाट की प्लांट लगाया है, आपका तो 1 रुपया नहीं लगा उसमें। अगर वो आपको उतने में लेनी भी पड़ रही है तो आपकी कॉस्ट भी तो कोई नहीं लगी। आप बाकियों को भी कह दें कि बाकी जो 32 मिलियन बैठा हुआ है उसमें से 2 मिलियन 3 मिलियन को कह दें कि वो भी प्लांट इंस्टॉल कर ले, तो आपको तो नए प्लांट्स लगाने ही नहीं पड़ेंगे। लोग खुद ही प्लांट्स लगा के और आप उनसे डिस्ट्रीब्यूट करते रहें। आप अगर सिर्फ सबको कह देंगे सोलर लगा लो और आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही संभाल लें, आपका आधा मसला तो सॉल्व हो गया ना। और आपको ये जो मसले आपके चल रहे हैं नेशनल ग्रिड के इधर से उधर आप भेजे जा रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं आप मुल्तान से क्यों भेज रहे हैं इधर? असल में यहाँ को रहने देना कराची को अलग, इनसे अपना कर लेंगे। एग्जिस्टिंग सिस्टम ही मैनेज नहीं हो रहा। इन्होंने क्या कंज्यूमर डिसेंट्रलाइज लेवल पे उनको मैनेज करना है, इनको ये पता नहीं लगता कि आपका जो रेजिडेंशियल मीटर लगा हुआ है उस पर जितने यूनिट चले हैं, महीने बाद उसकी रीडिंग लेने के लिए बंदा भेजते हैं और वो फिजिकली पिक्चर लेके आपके बिल में लगा के भेजता है कि डिस्प्यूट ना आ जाए। डिस्प्यूट क्यों आएगा? क्योंकि रॉन्ग बिलिंग करते हैं, इनकरेक्ट बिलिंग करते हैं, ओवर बिलिंग करते हैं। बाद में कंज्यूमर जाके इनको तंग करता है कि आपने जो मेरे यूनिट की रीडिंग ली थी वो गलत ली है। अच्छा, रीडिंग लेने की क्या वजह है? किसी पे ट्रस्ट नहीं है, कंज्यूमर का कंपनीज़ पे ट्रस्ट नहीं है कि आप जो हमें बिलिंग कर रहे हैं वो गलत है या सही है। एविडेंस के लिए एक फ़िज़िकल बंदा जाएगा और घर पे पिक्चर लेकर आएगा। तो अगर इतना इनएफिशिएंट निज़ाम होगा और आपका सारा का सारा फोकस बिलिंग के ऊपर ही रहेगा, तो आपने क्या प्रोडक्शन करनी है, क्या जनरेशन करनी है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, क्या मॉनिटरिंग करनी है, क्या आपने प्लानिंग करनी है कि कितने आपने नए ऑन ग्रिड सिस्टम्स और ऑफ ग्रिड सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना है अपने सिस्टम के साथ, और कैसे आपने दिन की जनरेशन को अपने मॉनिटर करना है और सस्टेनेबल बनाना है। क्योंकि उसमें नेट मीटरिंग वाले सिस्टम्स भी जनरेशन कर रहे होंगे, वो किस लेवल पर जनरेशन कर रहे हैं आपको क्या पता? आपको कुछ भी नहीं पता। उस सप्लाई कॉर्पोरेशन को ज़ीरो नॉलेज है। अगर उसका सारा का सारा जोर इन्हीं मामलात के ऊपर है और वो पूरा दिन बिलिंग के ऊपर ही लड़ने लगी हुई है, क्योंकि उसकी बिलिंग इनएफिशिएंट है और वो इंटरनली गलत प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करते हैं। ऐसे बिला वजह आके कोई उनके ऊपर चढ़ाई नहीं कर देता कि आपने बिल में ज़्यादा भेज दिया, कम भेज दिया। इनकी तरफ से गलत बिलिंग जाती है तो कंज्यूमर जाके इन पे चढ़ाई करता है कि आपने ओवर बिलिंग करी हमारे साथ। अभी आपने पॉइंट बताया ना, ये इतना मेजर है कि अगर आप इनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स भी देख लें ना, CEOs के इलेक्ट्रिक के और इनके, तो उसमें भी वो लोग यही दिखा रहे होते हैं कि हम कस्टमर सर्विस के पास खड़े हुए हैं और हमारी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, और वहाँ कौन आया हुआ है कि हमारा बिल ठीक नहीं है। तो इनका पूरा फोकस ही बिलिंग के ऊपर रह गया, क्योंकि ये मिस बिलिंग करते हैं, मिस बिलिंग करते हैं। और इतना ओल्ड स्कूल टेक्निक इन्होंने लगाई हुई है कि पिक्चर खींचो, भेजो, जाके पिक्चर लगाओ उसमें, और फिर अगर उसने बिल नहीं दिया तो दोबारा मैनुअली बंदा भेजो और जाके इसकी बिजली काट के आओ, और फिर जब वो बिल भर दे दोबारा टीम भेजो पूरी 5 बंदों की, और वो जाके ऑन करके आए, और फिर हर महीने उसकी तस्वीरें खींचते। इनको फिजिकली मीटर काटना पड़ता है ताकि बिजली रोकी जाए, ये इनका हाल है। और फिर अगर गलत काट दें, अगर बिल्कुल मीटर के करीब से काट देना, तो फिर कहते हैं कि मीटर नया लगेगा, क्योंकि अब वो मीटर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो खोलेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो वो जो वायर का हमारा जो लेंथ थी वो ज़ाया हो गई है। किस ज़माने में रहने लगे हुए हैं, ये 2022 चल रहा है। स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, और हम आज भी तारें काट के अपनी सप्लाई को रोकते हैं। ऑन दी एंड ऑफ के इलेक्ट्रिक या नेपरा या वापडा या जो भी सप्लाई कॉर्पोरेशन है, उसके बाद मैकेनिज़्म ये है कि उसने बिजली अगर आपकी डिस्कनेक्ट करनी है तो वह फिज़िकली बंदे भेजेगी, टीम एक आएगी। आप ये देखें कि उस टीम को रिस्क कितना है। एक टीम 8 बंदों की एक ट्रक के ऊपर बैठ के आएगी और वो आपकी बिजली काट के जाएगी। ये अगर किसी
ऐसे एरिया में जाके काटें, कच्ची आबादी में काटें, या ऐसे एरिया में काटें जहाँ पावर थेफ्ट ज़्यादा हो, तो फिर इनको इसीलिए पथराव का सामना करना पड़ता है कि फिज़िकली जाके बिजली काटते हैं उनकी। 8 बंदों की टीम जाएगी, वहाँ 200 बंदा एहतजाजी निकल आएगा रोड के ऊपर, तो कैसे फेस करेंगे उसको? नहीं फेस कर सकते, वो पथराव कर देंगे आप पे, वो मारेंगे। मकसद था बिजली डिस्कनेक्ट करना, वजह ये थी कि बिलिंग नहीं, पेमेंट नहीं करी कंज्यूमर ने। हुआ क्या, सब कॉन्ट्रैक्टर जिसका काम था बिजली काटना वो पिट के आ गया, और एक हेडलाइन चल पड़ी कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी के ऊपर पथराव हो गया, 3 बंदे इधर के ज़ख्मी, 4 बंदे उधर के ज़ख्मी, पुलिस आई, झड़प में शामिल हुई। उसके केस में रेपरकशन क्या मिलेगा? माड़ीपुर रोड पे एहतजाज होना शुरू हो जाएगा। एहतजाजी 3 दिन तक रोड पे बैठे रहेंगे और पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब कर देंगे। किस ज़माने में रहने लगे हुए हैं, इनके जहन काम ही नहीं कर रहे। और बाकी एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट केयर। बड़ी क्लियर सी बात है, एक लैक ऑफ इनिशिएटिव है। दे डोंट वांट टू वरी अबाउट दिस। पैसे मिल रहे हैं इनको, सैलरीज इनकी मिल रही हैं, प्रॉफिट्स इनके जनरेट हो रहे हैं, द कॉर्पोरेशन प्रॉफिट कमा रही है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जा रहे हैं, डिविडेंड्स मिल रहे हैं सबको। बाकी जो लॉस है वो तो गवर्नमेंट ने बेयर करना है ना, वो सर्कुलर डेट खड़ा करके वो उधर डाल दो, बिल्कुल बस चलाते रहो। बाकी नोबडी केयर्स। बड़ी क्लियर सी बात है, दे डोंट केयर। तो इफ़ दे डोंट केयर देन ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट के भी इदारे नहीं पूछने वाले इनको, तो गवर्नमेंट का जो स्टेक तो इसीलिए था ना कि एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी आप इन पे नज़र रखेंगे और आप इंश्योर करेंगे कि अगर ये कोई ना कोई ज़्यादती करेंगे कंज्यूमर के साथ या स्टेट के साथ या टैक्स पेयर मनी के साथ, सो देन इट विल बी यू कि आप वॉच डॉग होंगे और आप इंश्योर करेंगे कि ये मिस अप्रोप्रिएशन ना करे फ़ंड्स की। बट क्योंकि गवर्नमेंट ख़ुद भी इन्वॉल्व रहती है ऐसे कामों में अपने तहत, तो उसने क्या किसी पे वॉच डॉग का किरदार अदा करना है। तो कंज्यूमर के पास एक ही ऑप्शन है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर उसने इसी सिनेरियो में रहना है कंज्यूमर ने, और इसी मुल्क में उसके काम है और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो देन ही हैज़ टू लिव हेयर, ही कांट मूव एनीवेयर, ही कांट रन एनीवेयर। सारा का सारा चीज़ें उखाड़ के किसी और मुल्क में इस्टेब्लिश कर ले, जो कर सकता है वो कर ले। जिसने रहना है उसने तो रहना है ना। री इस्टेब्लिश करने की भी एक कॉस्ट होती है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, एक टाइम डिले आता है, एक बाकी सक्सेस रेट भी एक होता है। तो बाकी एनी हाउ इफ़ यू हैव टू लिव हेयर देन यू हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशंस फॉर दीज प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि मार्केट में ज़ीरो टेक्निकल नॉलेज कंपनीज़ इस्टेब्लिश हो रही हैं, कराची के हद तक भी। एक सिस्टम लगा के वो अपने आप को मार्केट करते हैं कि हम आपके सिस्टम्स लगवा के दे रहे हैं और हम आपके सिस्टम्स लगवा देते हैं। तो क्या कहते हैं इस बारे में, और क्या हो रहा है कराची की हद तक अगर हम बात करें, कराची के पाकिस्तान कराची डायनामिक्स सिमिलर ही है। हर वो कंपनी जिसका कोई रिलेशन नहीं है सोलर सिस्टम्स के साथ, ज़ीरो टेक्निकल नॉलेज है, सेल्स मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, और वो बेशक पहले पानी का कूलर बेच रहे हों या रेफ्रिजरेटर बेच रहे हों या वो तारें बेच रहे हों या वो MCBs ब्रेकर्स बेच रहे हों, तो सारे के सारे उठ के अब लोगों के सोलर सिस्टम लगवा के दे रहे हैं। तो उसमें कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? जो कंपनीज़ अपने एंड पे, जो लोग अपने आप को प्रपोज़ कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं कि हम सोलर सिस्टम लगवा के देंगे, वो तो जाने, उनका काम जाने, उस पर क्या बंदा कह सकता है। जो कस्टमर है वो कैसे इंश्योर करे कि वो सही लोगों से सिस्टम लगवाए और सही कंपनी से सिस्टम लगवाए? देखें, आपको याद है जब शुरू में सोलर सिस्टम आया था तो उस टाइम मोस्टली जो इंपोर्ट किया था वो ट्रेडर ने किया था और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने किया था। बिल्कुल ऐसे। उस टाइम भी इंस्टॉलेशन की कंपनीज बहुत कम थी जिनको पता था कि सोलर सिस्टम लगता कैसे है। इंपोर्टर को तो नहीं पता था, और इंपोर्टर को आज भी नहीं पता कि कैसे ये इंस्टॉल होना है। अगर तो आप इंपोर्टर के हाथे चढ़ गए, आपको कुछ 2 रुपये पैनल ज़रूर कम मिल जाएगा, पर इंस्टॉलेशन में आपकी लग जाएगी, इलेक्ट्रिशियन ही मिलेगा। वो आखिर में सदर से पकड़ देंगे या उधर कहीं भी से भी पकड़ देंगे, MM आलम से चलता फिरता, भाई ये जाके लगा देना। उसको बताया हुआ कि ये तार इधर लगाना, ये तार इधर लगा देना, बस वो अपनी तारें तुरें लगा लगू के आ जाएगा। आखिर में कोई मसला भी आया तो भी आपको कोई किसी ने नहीं मिलना, और उसने उसकी प्रोडक्शन भी पूरी नहीं करनी। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि ऐसे ही नहीं है ना कि आपने प्लॉट ले लिया तो आप बोलें किसी भी कंस्ट्रक्टर को कहते हैं बना दे, अपने रास्ते से सीमेंट लेते आना, बना देना घर। ऐसे नहीं होता, कोई तरीका होता है, कोई मैपिंग होती है, कोई पहले बैठ के डिज़ाइन होता है, उसके बाद स्ट्रक्चर और मटीरियल्स पे बात होती है, उसके बाद कोई इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं। अब ये हो रहा है, अच्छा इंपोर्टर वाली बात तो हो गई, और कुछ लोगों को समझ भी आ गई कि इंपोर्टर जो है वो सामान दे रहा है पर इंस्टॉल नहीं कर रहा, तो इट्स नॉट बेनिफिशियल कि हम वहाँ से इंस्टॉल करवाएं। अब ये हो रहा है कि जो अब हुआ ये है कि रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। अब जब नहीं चल पा रही तो ये बड़ा ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री इस टाइम पे लग रही है मार्केट में कि ये चल रही है, यही शुरू कर देते हैं। मसला क्या है, वहाँ से सामान पकड़ेंगे, इलेक्ट्रिशियन को बोलेंगे भेज देगा, हम लगवा देते हैं, हम भी बोलना शुरू कर देते हैं लगवा दे। कंज्यूमर के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा कि उसको ढूंढना कि किन वेंडर्स से ये हमने काम करवाना है।
क्योंकि जब इंस्टॉलेशन होगी उसके बाद ही इनको पता चलेगा एज अ कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर को बहुत सारी नॉलेज नहीं होती शुरू में, तो उसके बाद ही उस बेचारे को पता चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या, तारें यहाँ से पकड़ के वहाँ लगा दी। इंस्टॉलेशन तो देखते ही पता चल जाती है कि किसी प्रोफेशनल ने करी है या अनप्रोफेशनल ने करी है, अर्थ सही भी हुआ है कि नहीं हुआ, वायरिंग ठीक भी लगी है कि नहीं लगी, गेजेस कौन से लगाए हैं वायर के। तो कंज्यूमर के लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है दिन ब दिन कि वो सही इंस्टॉलर्स को ढूंढे, सही कंपनीज़ को ढूंढे जो प्रोफेशनल हो और जिनका कोई बैकग्राउंड हो और जिनको कुछ चीज़ों का पता हो कि किस तरह ये इंस्टॉल करना है और किस तरह इसकी हम लाइफ 25 ईयर्स की बढ़ा सकते हैं। ये देखें लाइट की डिस्ट्रप्शन आप देखें, अब क्या हुआ, ये लाइट आई है या जनरेटर ही अभी पता ऊपर लग नीचे अभी हो रहा अभी पता लग जाएगा। अगर एयर कंडीशनिंग ऑन हो गया तो लाइट आ गई होगी, है? ये जनरेटर आपका सर्च कर रहा है? नहीं तो जनरेटर पे किसी ने लोड डाल दिया है। हाँ चलें, चलता रहता है। अच्छा, तो हम पॉइंट ये था मेरा कि कंज्यूमर के लिए और डिफ़िकल्ट होता जाएगा टाइम के साथ कि वो सही इंस्टॉलर्स को ढूंढे और सही इंस्टॉलर्स के पास जाए। अच्छा, थोड़ी सी अगर कंज्यूमर के लिए अगेन वही बात है कि रिसर्च करके अगर वो किसी से मिलने जाएगा या किसी को कोटेशन के लिए बोलेगा तो फिर उसको पता चल जाएगा कि इस बंदे को पता है कुछ या नहीं पता, या ये मुझे बस सिर्फ सामान बेच रहा है। क्योंकि जो सेल्समैन होता है उसको इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, वो सामान की तरफ आता है कि बस मैं सिस्टम लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ज़रा सी आप टेक्निकल बात करेंगे वहाँ वो फंस जाएगा। ये सेल्स का काम नहीं है, ये टेक्निकल काम है। ये ऐसा नहीं है कि किसी से आपने गाड़ी ख़रीदी और वो चलती रहेगी, कोई मसला नहीं होता, या कुछ भी आपने ऐसा ख़रीद लिया जो चलता रहेगा। ये टेक्निकल काम है, ये पूरा इंस्टॉल करना है। अच्छा, ये भी फ़र्क है ना कि ये पार्ट्स नहीं है, ये बेसिकली एक प्रोडक्ट नहीं है, ये कई प्रोडक्ट्स हैं जो पार्ट्स में आपको मिलती है और उसको आपने पहले तो सही तरह जोड़ के फिर इंस्टॉल करके और उसके बाद इसको ऑन करना है। और ज़रा सी भी अगर आप गलती कर जाएँ इंस्टॉलेशन डिज़ाइनिंग में तो यू आर डेड। आप डिफरेंट रॉन्ग गेज ऑफ वायर यूज़ कर लें, आप MCBs जो हैं वो इनकरेक्ट साइजिंग की लगा लें, आप अंडर वायर कर लें, ओवर वायर कर लें। ओवर वायर करने से क्या नुकसान होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी। कौन बेयर करेगा? कस्टमर। क्यों नुकसान कर रहे हैं कस्टमर का भैया? कस्टमर के अगर इन्वर्टर में कैपेसिटी नहीं है कि वो 30 एम्पेयर्स के सोलर पैनल से करंट ले सकता है तो आप क्यों 30 एम्पेयर्स की वायरिंग कर रहे हैं? अगर सोलर एम्पेयर आपको करंट ही 12 एम्पेयर का, लेट से फॉर एग्जांपल 12 का दे रहा है, तो आप 20-22 तक चले जाएं। आप 30-40 पर जाके कस्टमर को क्यों ओवरबर्डन कर रहे हैं विद फाइनेंसेस? ऐसी चीज़ से जिसका वो बेनिफिट अवेल ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके सिस्टम में ऐसी कैपेसिटी नहीं है। प्लस आप इस पर बात कर लें कि हमारे यहाँ 10 गेज का पाइप लगा है, 12 गेज का लगा है, 14 गेज का लगा है, 16 गेज का लगा है, 18 गेज का लगा है। जो डिज़ाइन है आपका, स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कोई नहीं है आपके पास। अच्छा, अप्रूव्ड डिज़ाइन है, अप्रूव्ड डिज़ाइंस कुछ हैं जो ADP से अप्रूव्ड हैं। अगर आप उस पर काम कर रहे हैं देन इट्स फाइन। अगर आप ऐसे ही जाके बोल रहे हैं कि 2 पिलर वहाँ हैं, 4 पिलर यहाँ हैं, तो ठीक है। ये असल में एट द एंड ऑफ द डे जो नुकसान है वो कस्टमर का ही है, और जो चॉइस है वो कस्टमर की ये है कि किस कंपनी को वो चूज़ करते हैं, किस वेंडर को वो चूज़ करते हैं, किससे वो सर्विसेज अवेल करते हैं। देखना उन्होंने ये है कि वो कितने प्रोफेशनल है, कितनी इंस्टॉलेशंस उन्होंने करी हैं, क्या मार्केट में उनका स्कोप है, क्या मार्केट में प्रेजेंस है उनकी, प्रोफेशनलिज्म कितना है, जो बात कर रहे हैं उस पर डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कस्टमर ने चूज़ करना है। प्राइसिंग के पीछे जाएंगे या बाकी चीज़ों के पीछे जाएंगे तो जिस अच्छी चीज़ के पीछे जाएंगे उसमें कस्टमर का बेनिफिट निकल आएगा। जिस भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ के पीछे कस्टमर अगर अट्रैक्ट हो जाएगा तो अगेन नुकसान कस्टमर का ही होगा। आप देख सकते हैं पाकिस्तानी मार्केट में जो टेक्नोलॉजी की एंट्री मुश्किल होती है ना, मेरी नज़र में उसकी बड़ी वजह ये भी है कि जो भी प्रोडक्ट जो भी आदमी ला रहा है वो उसकी टेक्निकल नॉलेज कंज्यूमर तक पहुंचा ही नहीं रहा। वो बेशक एयर कंडीशनिंग वाले हों, रेफ्रिजरेटर वाले हों, गाड़ियों वाले हों, जनरेटर्स वाले हों, मटेरियल कंस्ट्रक्शन वाली हों, होम डिज़ाइन वाले हों, जिस भी प्रोडक्ट के जो भी इंट्रोड्यूसर्स हैं, जिसका मतलब है कि जो भी बंदा इस मार्केट में बैठा प्रोडक्ट को सेल कर रहा है कंज्यूमर तक, वही है ना लिंक। मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक का जो बीच का लिंक है वो वही है कि जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है इस मार्केट में ऑफिशियली बैठ के। तो ये उसी की ज़िम्मेदारी है कि कंज्यूमर को फुल नॉलेज दे कि विच प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट, irrespective of whether that product is available with this consumer or no। ये एक अलग बात है कि कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट सेलर के पास वो प्रोडक्ट है कि नहीं। इसी से आपका शोकेस होएगा ना कि आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रोडक्ट सेल करने से ऊपर का है। अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो ये है कि प्रोडक्ट सेल कर दो, कंज्यूमर से पैसे उठा लो, अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज़ कर लो, तो फिर तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम मेजॉरिटी कंपनीज यही कर रही हैं। उसमें एक बड़ी वजह ये भी है, आप देख सकते हैं एसीज़, एयर कंडीशनिंग्स हमारे आज भी इतने इनएफिशिएंट हैं। हम आज बात करते हैं कि हमने DC इन्वर्टर AC लगवा लिया, वाह भाई वाह,
बड़ा एफिशिएंट एसी है। बहुत सी लोकेशंस है जहाँ पे एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप जाके एक एयर कंडीशनिंग वाले के साथ बैठें और डिस्कस करें, क्योंकि उस एयर कंडीशनिंग वाले के पास एयर कंडीशनिंग से हट के कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो आपको वो बताए कि पैसिव कूलिंग कैसे कर लें। उसके बाद नॉलेज ही नहीं है, ही डज़ नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। उसको बस पता है एयर कंडीशनिंग मेरे पास इस कंपनी के पड़े हुए हैं, इस रेटिंग में पड़े हुए हैं, 1 टन 1.5 टन स्टैंडिंग कैसेट एसी, ये वाले एसीज़ हैं, मैं ये बेच सकता हूँ, नया है पुराना है, वो एसीज़ आपको बेचेगा। वो आपको ऐसी नॉलेज पे डिस्कशन करेगा ही नहीं, इंटेलेक्चुअल कोई डिस्कशन करने का वो मौका ही नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि उसको इंटेलेक्चुअल डिस्कशन आती नहीं है करनी उस टॉपिक पे। तो देन दे वोंट बी एबल टू गाइड यू व्हाट इज़ द बेस्ट मैकेनिज्म फॉर यू, व्हाट इज़ द बेस्ट पाथवे फॉर यू। वो तो प्रोडक्ट सेल करने बैठे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, नुकसान किसका है? कंज्यूमर का। तो ये बात कंज्यूमर ने रियलाइज़ करनी है कि मार्केटिंग एजेंसीज़, सेल्स एजेंट्स, वो कंपनी जो सिर्फ माल बेचने बैठी हैं, प्रोडक्ट बेचने बैठी हैं, उनके पास जाके अगर वो चाहेगा कस्टमर कि वो मेरे बेस्ट सिनेरियो मेरे लिए क्रिएट कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। हर कंपनी बैठी है प्रोडक्ट सेल करने, मेजॉरिटी कंपनीज प्रोडक्ट सेल करने बैठी है, प्रोडक्ट ही सेल करेंगी, कंज्यूमर को कुछ बेच देंगी, कंज्यूमर लगा लेगा। हो सकता है कंज्यूमर के उस एरिया में उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही ना होती हो और वो उसके बगैर भी काम कर ले, या उसके अगेंस्ट में कोई और मैकेनिज़्म के थ्रू कूलिंग कर ले या जनरेशन कर ले। अब आप देख लें ऑन-ग्रिड सिस्टम्स आज भी कितने समझदार लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड रहे हैं, कितने डेकेड से रहे हैं, बट ऑन-ग्रिड सिस्टम लगवा के आप देखेंगे आने वाले दिनों में फिर से परेशान होंगे। जिन्होंने भी ऑन-ग्रिड सिस्टम्स लगवाए हैं, ऑन-ग्रिड सिस्टम्स का बड़ा बेसिक सा फेलियर है, जब लाइट चली जाएगी तो क्या करेंगे आप? ज़ेरी तौर कह रहे हैं गैस भी नहीं आ रही, गैस भी नहीं आएगी, एलएनजी पे प्लांट चल रहे हैं, उसमें भी जब लोड शेडिंग होगी सर्दियों में भी, तो फिर क्या करेंगे? एनर्जी क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है ना। एनर्जी के जो प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड ही कर रहे हैं। और आपने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का भी एक बयानिया सुना है, दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर ऑयल प्रोडक्शन, क्योंकि दे वांट टू इंक्रीज देयर मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। वो चाह रहे हैं कि हम जो प्रोडक्शन है इन द ग्लोबल मार्केट उसको कम करें, ताकि जो ऑयल की डिमांड है वो तो वहीं की वहीं है, तो फिर जो कॉस्ट है, जो रिटेल प्राइस होगी, जो ट्रेड प्राइस होगी, वो बढ़ जाएगी। तो बढ़ेगी तो इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो डिग करके ज़मीन अंडरग्राउंड उससे निकालते हैं ना। इनकी कोई प्रोडक्शन कॉस्ट में तो कोई वेरिएबल ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा। और आप ये भी देखें कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है, दे आर हाईली इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनके 10 साल पहले के प्रोग्राम्स अगर आप पढ़ते और आप उनको मॉनिटर कर रहे होते और फॉलो कर रहे होते, तो आपको दिख रहा होता कि ये सारे के सारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है मिडल ईस्ट के, इन सारों ने हैविली इन्वेस्ट किया है रिन्यूएबल्स के अंदर, क्योंकि इनको पता है जब भी अनकम्पेटिटिव हो गए इनकी प्रोडक्ट भी अनकम्पेटिटिव हो सकती है, एडिशनली इनकी प्रोडक्ट डिप्लीट भी हो सकती है। भाई इन्होंने एक कंटिजेंसी प्लान बनाया है कि हमें, उनको पता है कि दिस माइट नॉट लास्ट फॉर सेंचुरीज़, तो ये जब भी ख़त्म होगा तो एनी हाउ वील नीड एनर्जी ना। तो व्हाट कैन वी डू टू रिटेन दैट एनर्जी? रिन्यूएबल्स में नंबर 1 सोलर, नंबर 2 जहाँ पे पानी की सोर्सेज है वहाँ पे हाइडल, जहाँ पे विंड की सोर्सेज है वहाँ पे विंड, और जहाँ पे थर्मल की सोर्सेज हैं वह जियो थर्मल करके या कोई और मिक्स चला के रिन्यूएबल्स की तरफ आ रहे हैं। बट आप देख सकते हैं कि यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, और बाकी जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में मिडल ईस्ट में आते हैं, दे हैव इन्वेस्टेड मैसिव अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज इनटू सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में भी वेरिएबल मेथड्स होते हैं, मोल्टन सॉल्ट को से भी आप एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, और बाकी मैकेनिज़म्स है। मोल्टन सॉल्ट एक बहुत पुरानी मैकेनिज़्म हो गया, 15 साल पहले से उस पर रिसर्च हो रही है, 10 साल पहले वो डिप्लॉय भी हो गया था। तो खैर सारे के सारे मैकेनिज़म से वर्क हो रहा है और वो अपने तहत इंस्टॉल कर रहे हैं, और हम आज भी उनसे उन्हीं की प्रोडक्ट लेके कंज्यूम करके बोलते हैं कि हम इसी पे ज़िंदा रह लेंगे और हम इसी पे चला लेंगे, और लाइट जाने पे हम जेनसेट को ऑन कर लेंगे, और जब लाइट जाएगी तो हम डीजल जनरेटर को स्टार्ट करके बैठ जाएंगे। एज अ नेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पिछले हफ्ते कोल का पावर प्लांट जो है थर कोल का इनाग्रेट किया है इन 2022, और आप देख सकते हैं हमारा माइंड, और हम बहुत खुश थे कि ये 300 साल तक हमें बिजली दे सकता है। तो हमारा माइंडसेट ही नहीं है चेंज होने का, नई चीज़ अडॉप्ट करने का। अगर 2022 में हम कोल के प्लांट लगा रहे हैं तो क्या डिस्कशन करनी है, क्या किस बात पे बात करें? आप मुझे बताएं क्या टॉपिक क्या है आपकी बात करने का। आप हालात तो देखें, एज ए नेशन हमारे हालात तो देखें। इंडिविजुअली तो हम बहुत स्मार्ट हैं, बाकियों से बहुत तेज़ हैं, इंडिविजुअल लेवल पे ठीक ठाक हम अपने फ़ायदे के लिए हम सब कर गुजरते हैं और हम कर भी रहे हैं, पर एज ए नेशन हम किधर जा रहे हैं? बस नेशनल लेवल पे जो हमारी पॉलिसीज़ हैं देखें, उस पर भी कोई बैकलैश नहीं आया, कोई कम्युनिटी लेवल पे बैकलैश नहीं आया, कोई कंज्यूमर लेवल पे बैकलैश नहीं आया, किसी ने जाके कोई बैकलैश का उन्होंने एहसान किया आप पे, उन्होंने जताया है आपको कि हमने एक प्लांट लगा दिया है कोल का,
जो आपके 300 साल तक चलेगा और उस पर आप हमें शाबाश दें। चलें, उनको शाबाश दे लें जिसने देनी है। हम अपने इंडिविजुअली हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम आज भी ऑन सिस्टम आप उनको कोस रहे हैं तो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी तो देख लेना। हम आज भी इतने समझदार हो के ऑन सिस्टम लगवा के बोलते हैं वाह भाई वाह हमने एक सोलर सिस्टम लगवा लिया है। तो ऑन सिस्टम हमारी स्मार्टनेस है ना, पैसों के साथ ओवर स्मार्टनेस है ना। वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, 10 किलोवाट एक 10 लाख का किसी ने कह दिया और दूसरे ने कहा 15 लाख का 10 किलोवाट। अब उससे सुना ही नहीं कि वो चीज़ फ़र्क क्या दे रहा है। एक कह रहा है हाइब्रिड सिस्टम है, वो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि हाइब्रिड और ऑन ग्रिड में फ़र्क क्या है। बस एक ने 15 कह दिया, एक ने 10 कह दिया, चलो यार 9.5 में डील डन हो गई। मैंने तो सस्ते में लगवा लिया, मुझे अब कोई कह नहीं सकता। मैं आपको याद है अभी तक आपको कितने कस्टमर ने ये बात करी है कि आप जितने का मुझे लगा के दे रहे हैं बेटा, मुझे कोई कह ना दे कि आपने महंगा लगा लिया। आप माइंडसेट देख रहे हैं लोगों का क्या है आपके मुल्क में। देखें आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आपने एक चीज़ लगाई है, तो आपको डर ये पड़ा हुआ है कि कहीं मुझे कोई कुछ कह ना दे कि आपने सर महंगा लगवा लिया, आप लुट गए सर। ये यहाँ क्या डिस्कशन करें भाई। अब आप आपको तो अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। आपका बेंचमार्क ना, आपकी डिसीजन का बेंचमार्क दूसरों का बयानिया है। अगर आपका बेंचमार्क ये है कि आपने सिस्टम ठीक लगवाया कि नहीं, उसका बेंचमार्क ये है कि जिस बंदे को, जिस दोस्त को आप घर पे बुला के ये बताएंगे कि मैंने सोलर सिस्टम लगवाया, बताओ ठीक लगाया कि नहीं। तो अगर आपका बेंचमार्क वो है तो देन सैल्यूट ऑन यू, वी सैल्यूट यू फॉर द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बेंचमार्किंग कैपेसिटी दैट यू आर। क्या कह सकते हैं हम ऐसे में कि आपने एक सिस्टम लगवाया है, आपने उस पर अपनी रिसर्च करनी थी, आपने ख़ुद डिसाइड करना था, आपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना था, आपने थर्ली डिस्कस करना था, आपने मल्टीपल वेंडर्स से कोट्स लेनी थी, उन कोट्स को आपने गो थ्रू करना था, फिर आपने ये डिसाइड करना था कि विच वेंडर इज़ दी मोस्ट सूटेबल फॉर यू, विच वेंडर विल प्रोवाइड यू द सर्विसेज दैट दे आर सेइंग दैट दे विल प्रोवाइड यू विद। क्या सर्विसेज हैं, क्या मैकेनिज़्म है, क्या पैरामीटर्स हैं, आपको कौन से सिस्टम की ज़रूरत है। ये नहीं है कि सिस्टम्स कौन से अवेलेबल हैं, आपको कौन से सिस्टम की ज़रूरत है, आपके नेबरहुड के हालात क्या हैं, आपके रीजन के हालात क्या हैं, आपका नेट मीटरिंग का टैरिफ क्या चल रहा है। अब जैसे देखें बहरिया टाउन कराची की अगर हद तक हम बात करें तो जब से वो डेवलप हुआ है तो वो उन्होंने एक कोशिश करी है कि वो कंटिन्यूस पावर सप्लाई का मैकेनिज़्म उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा है। उन्होंने थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स जो उनका बैकअप जेनसेट्स का मैकेनिज़्म है वो उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। तो जब भी के इलेक्ट्रिक या नेशनल ग्रिड में फेलियर आता है या लाइट की लोड शेडिंग होती है तो उनका जो बैकअप जेनसेट्स होते हैं वो ऑन हो जाते हैं। अच्छा, उसमें उन्होंने लोड सैंक्शन भी नहीं करा हुआ कि आप एयर कंडीशनिंग रन नहीं कर सकते ड्यूरिंग लोड शेडिंग। अभी उन पर लोड नहीं है ना इतना, जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करे हुए हैं उसमें उनके पास, क्योंकि वहाँ पे अभी इतनी पॉपुलेशन नहीं आबाद हुई, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो भी कंज्यूमर को लिमिट नहीं कर रहे कि आप जी लोड शेडिंग के वक्त एयर कंडीशनिंग नहीं चला सकते या हैवी लोड इक्विपमेंट नहीं चला सकते। तो उसमें जो डिले आता है ट्रांसफ़र टाइम का, क्योंकि जेनसेट्स को वो ऑन करवाते हैं तो उसमें 5 से 10 से 15 मिनट का जनरली देखा गया है कि ये उसमें डिले आता है, ज़्यादा भी आ जाता है कभी कभी ड्यू टू सम अदर मिसहैप। अब फॉर अ कंज्यूमर जो बहरिया टाउन कराची में आज के तक रहता है, लेकिन ये भी चेंज होएगा जब बहरिया टाउन कराची फुली सेल हो जाएगा, तो हो सकता है जेनसेट्स की जो फीचर है वो इसको पुल बैक कर लें, क्योंकि ये एक एक्सपेंस होगा उस वक्त। अगेन डिपेंड्स ऑन देयर पॉलिसी, हो सकता है वो इसको एज अ फीचर, एज अ सेलिंग फीचर रखें, हो सकता है ना रखें। जब वो सिनेरियो बिल्ड होगा तब उसकी बात कर लेंगे, अभी उसमें बहुत टाइम है। बहरिया टाउन की पॉपुलेशन बढ़ते हुए अभी वो तो एक मैसिव लेवल, मैसिव स्पैन्स ऑफ एरिया है जहाँ पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालें तो वो कुछ भी नहीं निकलती। तो अगर आज के सिनेरियो में बात करें तो क्योंकि वहाँ पे आपको इतनी प्रोलॉन्ग लोड शेडिंग फेस नहीं करनी पड़ती एक्सेप्ट फॉर टाइम्स जब उनके भी जेनसेट्स किसी मेंटेनेंस मोड पे चले जाए, तो फिर देन यू डू नॉट नीड टू गो फॉर मैसिव एनर्जी इंडिपेंडेंस देयर। क्योंकि आप वहाँ पे अगर बैटरी बैंक लगवा लेते हैं आज तो आपको बेनिफिट तो होगा। अगर आप फुली इंडिपेंडेंट चले जाते हैं और ऑफ द ग्रिड चले जाते हैं उस सिनेरियो में भी, तो अगेन यू वोंट बी बाइंग एनीथिंग फ्रॉम देयर ग्रिड, यू वोंट बी यूटिलाइजिंग एनी ऑफ देयर पोटेंशियल्स, तो आपको बिजली का बिल तो नहीं देना पड़ेगा ना। बट अगर आप बात करें कि आपको वहाँ पे लोड शेडिंग के दौरानिए से बचने के लिए आपको प्रोलॉन्ग्ड आपको बैटरी बैंक चाहिए, तो सही है वो आपको नहीं चाहिए, तो आपको उस सिनेरियो में अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेके चलना पड़ेगा कि ठीक है आपका सिनेरियो अब डिफरेंट है फ्रॉम अदर कंज्यूमर्स। कराची के किसी एरिया की बात करें तो वहाँ पे तो रूटीन में लोड शेडिंग हो रही होगी, दिन में 2 घंटे 3 दफ़ा हो रही होगी या 4 दफ़ा हो रही होगी, आधा घंटा हो रही होगी, तो उसको तो बैटरी बैंक लाजमी चाहिए, उसको आज भी चाहिए, और इंडिपेंडेंस तो दूर की बात हो, दिन के वक्त ही उसे चाहिए। तो उस सिनेरियो में बहरिया टाउन वाले को अभी नहीं चाहिए। बट इफ़ दैट गाय वांट्स टू गो कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड, गुड फॉर हिम, सारे बैटरी बैंक इंस्टॉल करें, ऑफ द ग्रिड चले जाएं, ना ख़रीदें उनसे बिजली, आप फुली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो अगेन ये कस्टमर है जिसने अपनी रिसर्च करनी है, दे हैव टू कम अप विद द सोल्यूशन, दे हैव टू मेक श्योर के अनाड़ियों से ना लगवा लें।
बड़ी क्लियर कट सी बात है। एक सिस्टम लगाया है, आधा सिस्टम लगाया है, ज़ीरो टेक्निकल नॉलेज है। देखें, एक सिस्टम लगाया या आधे सिस्टम लगाए की भी बात नहीं है। अगर आप इंपोर्टर की हद तक चले जाए तो इंपोर्टर ने कितना प्रोडक्ट सेल किया होगा? इंपोर्टर ने तो गीगावाट कैपेसिटी में सोलर पैनल सेल कर दिए होंगे ना कराची की मार्केट में। फ़र्ज़ करें एक XYZ इंपोर्टर को ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट सेल करने से क्या टेक्निकल नॉलेज आ जाती है? नहीं आती। यही ना, देखिए प्रोडक्ट सेल करना इज़ टोटली डिफरेंट गेम। आपने किसी से फ्रिज लेना है ना, आप ले लें किसी से भी, क्योंकि उसने नहीं बनाया हुआ, वो डॉलर्स ने बनाया हुआ है, पेल ने बनाया हुआ है, या किसी अटाची ने बनाया हुआ है, तो वो उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं ए से ले रहा हूँ, बी से ले रहा हूँ, सी से ले रहा हूँ। पर जहाँ इंस्टॉलेशन की बात आ जाती है ना, वो इट्स अ डिफरेंट गेम। वो चीज़ नहीं है कि आपने टीवी कहीं से भी उठा लिया, आपने फ्रिज कहीं से भी उठा लिया। इसमें पार्ट्स उठाना काम नहीं है, इसमें वो इंस्टॉल करवाना इसमें तीन से वो ज़्यादा मेजर काम है। 3 से 4 एवेन्यूज़ हैं। स्टेप नंबर 1 तो ये है कि विदाउट नॉलेज आप सही सिस्टम ही चूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल, सबसे पहला तो ये आपको ऑफ ग्रिड चाहिए होगा, आप ऑन ग्रिड लगा के बैठ जाएंगे। हाँ। आप प्रोडक्ट के पीछे, हुआवी के पीछे फंस जाएंगे, या आप फंस जाएंगे SMA के पीछे फंस जाएंगे, नाइट्रॉक्स के पीछे फंस जाएंगे। हाँ, या मुझे जिंको का पैनल चाहिए और मुझे कैनेडियन नहीं चाहिए, आप वहाँ फंस जाएंगे। और उसी की बहस में आप अपना डिसीजन लेके बैठ जाएंगे और बस वो ख़रीद के बैठ जाएंगे। आप बाकी पूरे, जो हमने पिछली कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि आप बाकी पूरे सिस्टम को नेग्लेक्ट कर देंगे, बाकी सारे पैरामीटर्स आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगे। यू वोंट बी फोकसिंग ऑन देम, और आपका फोकस आ रहा होगा कि मुझे पैनल कौन सा मिल रहा है और मुझे इन्वर्टर कौन सा मिल रहा है और सबसे सस्ता कौन सा मिल रहा है और सबसे अच्छा कौन सा मिल रहा है। बस आप वो चूज़ करके बोलेंगे डन, सिस्टम मैंने चूज़ कर लिया है। जबकि ऐसा नहीं है, सिस्टम में उसके अलावा 50 से 100 कंपोनेंट्स होंगे जिस पे आप ओवरलुक कर जाएंगे। नुकसान किसका होगा? कस्टमर का होगा। तो ये हो गया चॉइस की बात। जब सिस्टम डिज़ाइन हो रहा है तो सिस्टम डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। सिस्टम डिज़ाइनिंग जिनको नहीं आती, अगेन इट्स कस्टमर्स चॉइस। कस्टमर तो इलेक्ट्रिशियन से भी ले सकता है। आपको पता है छोटी छोटी बैटरी शॉप्स हैं, वो सोलर के आज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बैटरियों वाले भी तो सोलर की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो और टेक्निकल नॉलेज हो ना हो, बैटरी वाले थे कल को, आज सोलर सेल कर रहे हैं। अगेन कस्टमर की चॉइस है, उसने जिससे लेना है। ओपन वर्ल्ड है, ओपन मार्केट है। आगे आ जाएँ, सिस्टम की सप्लाई के ऊपर आ जाएँ, तो सप्लाई के ऊपर भी आपको इंपोर्टर तो सप्लाई कर देता है ना, तो आप इंपोर्टर से लेके लगवा सकते हैं। क्यों नहीं लगवाते? लगवा के देख लें, जिसने लगवाना है लगवा के देख ले, जिसने बैटरी वाले से लगवा के देखना है लगवा के देख ले। आपने लगवा के देखा हुआ है ना? वैसे जिसने कॉर्नर शॉप्स, हमने तो बहुत सारे कस्टमर्स को देखा है जिन्होंने लगवाया है। आपने भी लगवाया ना एक दफ़ा? हमने भी लगवाया, हमें पता इंपोर्टर से। हमें तो पता कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या बात साल में, तो 5-6 साल पुरानी बात है। उससे भी पहले की बात है, बट अब आपके सामने ही है, क्या किसी पे बात करनी है। ज़ीरो टेक्निकल नॉलेज, सर से बात उतारने वाली बात होती है। आएंगे, 2 तारें जोड़ेंगे, तारें जो लोड की वायर है वो खुली छोड़ के चलेंगे, क्योंकि लोड पता ही नहीं है, टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है। लोड साइजिंग आती ही नहीं है करनी, ये पता ही नहीं है कि लोड साइजिंग करनी कैसे है, सर्ज कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, किस किस लोड को कैसे पावर देनी है। अच्छा, ऑन ग्रिड बेचने का सबसे बड़ा रीज़न भी लोगों का यही है कि उनको लोड साइजिंग करनी नहीं आती, और उनके जो आगे इलेक्ट्रीशियन हैं उनको तो वैसे ही नहीं आती, तो आपको भी नहीं आती, इसलिए भी लोग भागते हैं इससे। बिल्कुल, लोग चाहते, देखें लोग तो असल में ना, जो पाकिस्तानी जो यहाँ पे वेंडर बैठा है, वो असल में ये चाहता है कि सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए बगैर ही बेचते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। वो तो पैसे कमाने उसका तो बस चले, तो ये अगर इंस्टॉल किए बगैर ही बिक के ये चल पड़े ना कस्टमर के घर पे, तो वो ये चाहते हैं, और वो करते भी यही हैं। इसीलिए इंस्टॉलेशन का जो इम्पोर्टर्स हैं, जो प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करते हैं, वो इंस्टॉल करते ही नहीं है, पड़ते ही नहीं है इसमें। अगर आप उनको बोलें और आप अगर एज अ कस्टमर उनके पास चले जाएं, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपको सस्ता दे रहे होंगे, तो फिर वो करेंगे ये कि इलेक्ट्रिशियन को पकड़ के, क्योंकि उनके पास भी इलेक्ट्रिशियंस की कोई कमी है पाकिस्तान में, ट्रेडीज़ की कोई कमी है, ट्रेड्समैन तो एक वास्ट मेजॉरिटी में अवेलेबल है ना। तो किसी इलेक्ट्रिशियन को अपना वेंडर शो करके कि ये हमारा पार्टनर है, ये हमारी टीम का मेंबर है, ये हमारी टीम में होता है, हमने इसके साथ इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ऐसे आपको शो करके आपके घर पे भिजवा के आपका काम करवा देंगे। और उसके बाद ना वो आपको दिखेगा, ना वो इंपोर्टर दिखेगा। वो इंपोर्टर आपको तब दिखेगा दोबारा जब आप उससे दोबारा प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहेंगे, तो नेक्स्ट परचेज़ पे वो आपको फिर अवेलेबल हो जाएगा इंपोर्टर। और उससे मसले मसाइल में कोई नहीं होना। मसले मसाइल में तो वो इलेक्ट्रिशियन का नंबर ही चेंज हो जाएगा, और जो मोबाइल नंबर है वो रिप्लेस हो चुका होगा, वो किसी नए नंबर पे आ गया होगा, वो कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो अगर वो इंस्टॉलेशन की भी बात है, जो आपके साथ हुआ था, उन्होंने तो आपको लाइव वायर ही ला के दे दी थी ना, ये आप अपने लोड में लगा लिएगा। ये आज भी हो रहा है। हम तो 6 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, कि हमने एक इम्पोर्टर की मैकेनिज़्म को चेक करने के लिए ट्राई किया कि एक सिस्टम जो हमने लगवाना है, वो अपनी साइड की बात कर रहे हैं, एक अपनी साइड पे हमने सोचा इनको टेस्ट कर लेते हैं ना, हम भी देखें ये किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हमने जो उनसे सिस्टम लगवाया, उन्होंने इलेक्ट्रिशियन भेज के इलेक्ट्रिशियन ने सोलर पैनल्स को कनेक्ट करके जो आउटपुट की वायर्स हैं वो खुली छोड़ दी कि ये लें, ये है तारें, जोड़ लिएगा जहाँ जोड़नी है।
आप अपने इंटरनल डीबी बॉक्स पे ले जाएं, क्योंकि हमारी उसमें मेंशन है कि इंटरनल डीबी बॉक्स वायरिंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कोट, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्कोप ऑफ वर्क। अबे भाई ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ये भी नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, इन तारों को कहाँ लगाएंगे? तो फिर सिस्टम ऑन ही नहीं हुआ, यही तारे ना। तारे लगाने का क्या वो फायदा? ऑन ग्रिड सिस्टम थोड़ी था, वो हाइब्रिड सिस्टम थोड़ी था, वो तो ऑफ ग्रिड सिस्टम है। अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम के भी लोड को हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे ये कह के कि ये स्कोप में नहीं इंक्लूडेड, तो ठीक है, यू कैन ऑलवेज से दैट हमारी गलती थी कि हमने आपको चूज़ किया, सही बात। आपकी तो गलती नहीं थी सही बात। ना, तो आप मानेंगे तो ठीक है, इट्स द ओनस इज़ ऑन अस। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कस्टमर के ऊपर है कि वो किस कंपनी को चूज़ करता है और उसका पास रिकॉर्ड देख ले। अब ये कस्टमर के ऊपर है वो किस कंपनी के पीछे जाता है। इंपोर्टर का बस चले, इंपोर्टर आपको प्रोडक्ट दे के वहीं पे आपसे क्लोज़ कर ले डील, एंड दैट इज़ इट। इसी तरह जो सेलमैन है, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज़ीरो नॉलेज है, उनको पता ही नहीं है, तो अगेन दे वुड आल्सो प्रेफर टू सेल यू द प्रोडक्ट, और किसी भी एरे गैरे से, किसी भी इलेक्ट्रिशियन से, किसी भी ज़ीरो टेक्निकल नॉलेज वाले बंदे से लेके आपको लगवा के दे सकते हैं। और उनकी कोशिश भी यही है कि सिस्टम बस लग जाए, चालू हो जाए, कहानी ख़त्म, एंड ऑफ स्टोरी, आगे बढ़े। ओनरशिप ऑफ सिस्टम, ओनरशिप ऑफ टेक्निकल डिज़ाइन, ओनरशिप ऑफ चॉइस, ओनरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, कि आपके साथ डिस्कस करें, बेस्ट सिस्टम पे डिस्कशन करें और ये चूज़ करें, ये डिसाइड करें कि विच इज़ द बेस्ट सिस्टम फॉर यू। ना पता है, ना करने का शौक़ है, और असल में देखें ना, इसमें प्रॉफिट्स भी तो नहीं डिराइव होते ना, डिस्कशन से कौन सा प्रॉफिट डिराइव होता है, कोई भी नहीं, सिर्फ टाइम ही लगता है ना। तो अब ये कस्टमर के ऊपर है कि वो किससे लगवाना चाहते हैं और कहाँ से लगवाना चाहते हैं, कौन सी सर्विसेज अवेल करते हैं। अच्छी सर्विसेज अवेल करेंगे उन्हीं का फ़ायदा होगा, इस तरह की कंपनी से अवेल करेंगे तो अगेन नुकसान कस्टमर का ही होगा, किसी और का नहीं चीज़ होगा। को और भी डिस्कस करना था। देखें, जब आप सोलर सिस्टम लगवाना जाते हैं तो आपको सेल्समैन की जो पिच होती है, एक वो होती है और एक टेक्निकल नॉलेज होती है। तो आपके जो सवालात होते हैं उसके कितने आपको जवाब मिलते हैं? अगर थोड़ा सा टेक्निकल होके जाएं आप, तो आप कितने लोग आपको एंटरटेन करते हैं और कितनी देर तक करते हैं? आप उसी से अंदाज़ा लगा लें। आपको 1 महीने तक कोई जवाब दे सकता है लिए बगैर? आप मुझे ये बताएं कि एक महीने तक महीना? सिर्फ आपको जवाब देते रहें, आपके पास इंक्वायरी आती रहे, आप सोचते रहें ये मसला का क्या जवाब होगा, ये मसले का क्या होगा आंसर, और आप उनको क्वेश्चन भेजते रहें और वो आपको जवाब देते रहें। अभी कोई बेचने की बात नहीं हो रही है, अभी कोई उसकी बात नहीं हो रही कि मैंने आपसे लेना है। करते हैं ऐसे? मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है? मार्केट में तो मैं ख्याल आप चल के जाएँ अगले की दुकान पे तो वो एक से दूसरा जवाब नहीं देते। यही बात है, 2 वजह होती हैं। एक तो ये कि उसको पता भी नहीं होता। पता नहीं होता, दूसरा ये कि उसको ये पता है कि मुझे इस बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बेचने से पैसे मिलते हैं, मैं बेचता हूँ सामान, मेरे साथ दम भी नहीं करो, मैंने सामान बेचना है। सही बात है। तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम पैसे जमा कराओ, मैं किसी को बेच के इंस्टॉल कर दूंगा ताकि मुझे सेल से पैसे जनरेट हों। बाकी तुम्हारा मसला है, जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा उसको खुद ही समझते रहो। तो ये कस्टमर के लिए एक practice है। बेंचमार्क है, कस्टमर के लिए एक बेसिक बेंचमार्क है कि अगर टेक्निकल नॉलेज आपको फील हो रही है उस कंपनी के पास है तो इट्स बेटर फॉर यू टू गो देयर। बाकी चीज़ों पे भी आप वर्क कर सकते हैं, चेक कर लें। बट जिस बंदे के पास नॉलेज ही नहीं है, उसने आपके यहाँ अगर गलत सिस्टम भी डिज़ाइन करके लगा दिया तो उसने एट द एंड ऑफ द डे बोलना है कि हमने तो सही सिस्टम लगाया सर, आपने यही तो बोला था। तो यही होना है, क्योंकि ना कंपनी की कोई नॉलेज थी, कस्टमर की तो नॉलेज होगी नहीं ना। कस्टमर की नॉलेज तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही अज्यूम करेंगे कि कस्टमर के पास ज़ीरो नॉलेज है। बहुत थोड़े से कस्टमर होते हैं जो अपना होमवर्क करके आते हैं, अपनी रिसर्च करके आते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है? कस्टमर को ही फ़ायदा होता है कि वो चॉइस उसको चूज़ करने में आसानी हो जाती है कि व्हाट इज़ द बेस्ट सिस्टम फॉर द कस्टमर। ऑन द अदर हैंड, जो पिच सेल्समैन या आगे फ्रंट पे बंदा बैठा मार रहा होता है, कस्टमर को फ़ौरन समझ आ जाती है कि ये बात सेल ठीक कर रहा है या हाँ, गलत कर रहा है, या बिल्कुल। अपना सामान बेच रहा है। आधी 50% तो आपको वहीं समझ आ जाता है उस कंपनी अगर कस्टमर अपनी रिसर्च करके आए तो तो। अगर कस्टमर रिसर्च ही ना करके आए और सारा का सारा डाल दे कि ये कंपनी मुझे लगा के दे ये देगी मुझे तो सही बात ही बताएगा, तो तो फिर ऐसा कुछ नहीं तो है, ऐसा तो ज़रूरी कुछ नहीं है भी वो सही नहीं बात बताए, वो मेजॉ- अपना सामान बेच सकता है। मेजॉरिटी आपको पता है पाकिस्तान है, ये हाँ। तो पाकिस्तान क्या है यहाँ बाहर? कोई यहाँ जगह ऐसी तो है। हर जगह ही ऐसे है, हर कंपनी का सेलमैन आता है, आपको सामान टिका के चला जाता है, बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वहाँ पे। तो बड़ी क्लियर सी बात है और बड़ा क्लियर सा निज़ाम है, और ऑब्वियस सी बातें हैं, कस्टमर्स को इन बातों पे सोचना चाहिए। अभी सोलर सिस्टम्स के हवाले से बात हो रही है, तो सोलर सिस्टम्स में जो मार्केट में गलत प्रैक्टिसेस हैं हमने आपके साथ डिस्कस करी हैं, शेयर करी हैं। बहुत सी कंपनीज़ अपने आप को वही वाली बात है, क्योंकि रिसेशन आया हुआ है, अपने काम नहीं चल रहे तो लोग सोलर सिस्टम्स की तरफ आ रहे हैं। तो ओपन आने चॉइस से है, कोई नहीं मना कर सकता, ओपन चॉइस है, मार्केट ओपन मार्केट है, जिसमें कस्टमर को बस थोड़ा सा स्मार्ट रहना है, कस्टमर को कि अपना बिल्कुल उनका अपना नुकसान ना हो। इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है बिल्कुल। कि कस्टमर ने इंश्योर करना है कि उनके पैसे ज़ाया ना हो, उनको वो प्रोडक्ट मिले जो उनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है, और उनको आफ्टर सेल्स भी मिले, और उनको टेक्निकल नॉलेज भी मिले, टेक्निकल गाइडेंस भी मिले। ये कस्टमर ने इंश्योर करना है। बाकी ओपन वर्ल्ड है,
और ओपन मार्केट है, जिसे जो करना है एवरीबडी इज़ फ्री टू डू व्हाट दे वांट। वेंडर भी बहुत है, कस्टमर्स वेंडर भी बहुत है, इम्पोर्टर्स भी बहुत है, इम्पोर्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू इम्पोर्ट नाउ डेज, एवरीबडी सीज द बेनिफिट इन इम्पोर्टिंग। आप इतने का इम्पोर्ट करते हैं, डॉलर ऊपर जाता है, आप महंगा बेच लेते हैं। या जिन्होंने 7 महीने पहले इम्पोर्ट किया था, जब एलसी ओपन थी, एलसी खुल रही थी, तो आज भी वो जिस रेट पे सेल कर रहे हैं वो स्टिल प्रॉफिटेबल हैं, वो भी लॉस में नहीं गए। तो अगेन एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, और ओपन वर्ल्ड है, बट अच्छी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। कस्टमर ने इंश्योर करना है कि वो अपने इंटरेस्ट को खुद प्रोटेक्ट करेगा, कोई उसके इंटरेस्ट को आगे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। यही आज की वीडियो का हमारा मकसद था कि कस्टमर्स को होशियार कर देना, कस्टमर्स को इस बात से आगाह कर देना कि आपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, किसी ने आके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करना। आपकी नॉलेज मैक्सिमम होनी चाहिए, आपकी रिसर्च 100% होनी चाहिए, और फिर आपकी चॉइस मेच्योर चॉइस होनी चाहिए। आपकी चॉइस ओनली बेस्ड ऑन मनी, ओनली बेस्ड ऑन द चीपेस्ट प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। कुछ और ऐड करेंगे? आखिरी नोट है, इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं कि यही चीज़ हाइब्रिड सिस्टम की तरफ भी जाती है कि जब सिस्टम चूज़ करें तो उस टाइम भी ये ना सोचें कि सस्ता मिल रहा है, या बस ये बंदा भी यही कह रहा है यही लगा लेते हैं। हाइब्रिड सिस्टम ही द ओनली वे टू गो है। आप कुछ भी कर लें, कोई भी सिनेरियो क्रिएट कर लें, हर जगह हाइब्रिड सिस्टम ही चलेगा, चाहे वो इंडस्ट्री हो, घर हो या कमर्शियल हो, लॉन्ग रन में। और वो एक अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर होगा, पैनल्स का तो कोई इशू होता नहीं है, अच्छी क्वालिटी की बैटरी लगाएंगे, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, बेफिक्र होकर आप लगाएंगे, आपके 30-40 साल आराम से निकल जाएंगे। हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे डिस्कशन होगी ना हमारी। हाँ, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे तो हम डिस्कशन कर ही नहीं सकते। अब ये आज के ज़माने की चीज़ें हैं, तभी आप ये देख रहे हैं कि पूरे आपके नेशनल ग्रिड ज़रा सा अप एंड डाउन हुई, आपका ग्रिड ही बैठ गया। के इलेक्ट्रिक के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ही बंद हो गए, पर उनके वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिधर हाइब्रिड सिस्टम लगे हुए थे वो अभी भी चल रहे हैं। आप फ़र्क देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के ग्रिड्स बंद हो गए, पर उन छोटे छोटे लोगों के घरों पे जहाँ हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ था वहाँ वो अभी भी चल रहे हैं, इंडस्ट्री में लगे, क्योंकि वो स्मार्ट इनफ है ना। वो लोग भी स्मार्ट इनफ हैं, और जो उनके सिस्टम लगे हुए हैं वो भी बड़े स्मार्ट हैं कि वो इस बेकार सी बात पे बंद नहीं हो जाते और वो चलते रहते हैं। टाइम एंड अगेन हाइब्रिड सिस्टम ने अपनी प्रूफ किया है कि इट इज़ फार सुपीरियर टू योर ऑन ग्रिड सिस्टम। जो लोग ये बात करते हैं कि उनकी ROI ज़्यादा है, जब ROI वो निकालेंगे अपनी जनरेटर की कॉस्ट डाल के, और जब ROI निकालेंगे कि लाइट कितने घंटे गई और बंद हो गया, और जब वो ROI निकालेंगे कि पीक आवर में वो बैटरी बैंक अपना यूज़ करके वो भी रेट कम कर लेते हैं, तो उनकी ROI देखें 2 से 2.25 साल में निकल आती है ईजीली, और ऑन ग्रिड की उससे करीब भी नहीं है। और जब ये ऑन ग्रिड 9 रुपये पे चला जाएगा तो और उससे कम हो जाएगी। ऑन ग्रिड अभी भी 3.25 साल है, और हाइब्रिड जो है वो अभी भी 2.25 साल है, चाहे उसकी कॉस्ट डबल है तब भी उसकी ROI जो है वो 2.25 साल है। ऑन ग्रिड की जो ROI कैलकुलेशन है वो भी अभी गलत करते हैं, मिस कैलकुलेशन करते हैं। ऑन ग्रिड की कैलकुलेशन में देखें, बड़ी क्लियर सी बात है कि आप जो ट्रेड करते हैं वो यूनिट ट्रेड करते हैं उनके साथ, उस टैरिफ पे ट्रेड करते हैं जो उन्होंने फिक्स किया हुआ है। तो लाइट आ गई है, चेक कर लें। लाइट तो आ गई है लग रहा है, तो तकरीबन कोई सब ऑन नहीं हुआ। हाँ, बट लाइट आ गई। हाँ, लाइट आ गया भाई, शुक्र है। जेन सेट ऑफ हो गया। तो ऑन ग्रिड सिस्टम की जो कैलकुलेशन होती है उसमें जो ROI के फैक्टर्स होते हैं, उसमें आज 23 रुपये का यूनिट जितने पे भी ऑफ पीक आपको दे रहे हैं उसी पे ऑफ पीक आपसे ख़रीद भी रहे हैं, प्लस आने वाले दिनों में वो कह रहे हैं 9 रुपये पे हम करेंगे। प्रपोजल है, लेट्स सी वेयर इट गोज़। अगर हम आज के सिनेरियो पे बात करें तो जिस ऑफ पीक रेट पे वो आपसे ट्रेड कर रहे हैं वही आपका बेनिफिट रहेगा। नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो एक ऑन ग्रिड सिस्टम प्रोड्यूस कर सकता है वो भी एक उसका एक अपर थ्रेशोल्ड है, वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जबकि इफ़ यू गो फॉर एन ऑफ ग्रिड सिस्टम, उसमें जब आप अपनी कंजम्पशन कम करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन जब आप बढ़ाते हैं अपनी, और के इलेक्ट्रिक या अपनी वापडा से कंजम्पशन कम करते हैं, तो आप पे जो टैक्सेस लग के आते हैं वो भी परसेंटेज टैक्सेस लग के आते हैं, उसमें फ्लैट टैक्सेस बहुत थोड़े से होते हैं। तो जब आप अपने टैक्सेस में भी कमी करते हैं अपनी कंजम्पशन की वजह से, तो आपको अपनी ROI में वो भी कैलकुलेट करने हैं। जबकि ऑन एन ऑन ग्रिड सिस्टम आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड यूनिट को कर रहे होते हैं, जो यूनिट का आपको ट्रेड ऑफ मिलता है आप सिर्फ उसको कैलकुलेशन में डाल सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन, ऑन ग्रिड सिस्टम में सिर्फ आपको जो भी ऑफ पीक यूनिट का रेट आ रहा है आप उससे ROI निकाल रहे होते हैं, बट ऑफ ग्रिड सिस्टम में आप यूनिट ट्रेड कर रहे होते हैं, उसके टैरिफ पे ट्रेड कर रहे होते हैं, उसका ROI फिक्स्ड है ऑलमोस्ट। बट जो ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें जब आप सेल्फ कंजम्पशन पे आते हैं और अगर आप टोटली ऑफ द ग्रिड चले जाते हैं या क्लोज टू ऑफ द ग्रिड चले जाते हैं, तो आप टैक्सेशन से भी बचने के मुतहम्मिल हो सकते हैं, और आप जो आप पे परसेंटेज स्लैब वाइज रेट लग के आ रहे हैं आप उस पर भी कमी कर सकते हैं।
प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस टाइम पे जो टैक्सेस हैं वो 40% ऑफ द कॉस्ट पे आ जाते हैं रफली। अगर 1 लाख रुपए का बिल हो तो उस पर 40 से 50 हज़ार रुपये के टैक्सेस लगे हुए होते हैं। तो जो आप ROI निकाल रहे हैं और जब आप अपने कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो आपके टैक्सेस भी उसी रेशो से कम हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ROI तो कहीं ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल। मिसकैलकुलेशन है और मिसलीडिंग टर्म्स हैं जो लोग मार्केट में यूज़ कर रहे हैं कि जी उसकी ROI ज़्यादा है और इसकी ROI कम है, क्योंकि ये महंगा बहुत है। ये महंगे की बात नहीं है, ये जो आपको टैक्सेस कम करके दे रहा है और जो बचत कम करके दे रहा है वो उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा है। तो लाइट आपकी दोबारा चली गई है। ये आपके ग्रिड का हाल है। क्या आप आगे बात करेंगे? बिल्डिंग वालों का भी हाल ये है कि उनको कितनी दफ़ा आप कह चुके हैं कि लगवा लें एक हाइब्रिड सिस्टम पर, वो अपनी मैनेजमेंट पे फंसे हुए कि क्या करेंगे। वो क्या करेंगे? अच्छा, एडिशनली जो बात आपने करी कि एक ऑनरेट सिस्टम की कॉस्ट में आपको जेनसेट भी शामिल करना है। आपको जो फेलियर ग्रिड ने दिया और ऑनरेट सिस्टम ने भी जो फेलियर दिया ड्यूरिंग फेलियर ऑफ ग्रिड, उसमें जेनसेट या ऑल्टरनेटिव पावर सोर्स जो आपने क्रिएट करी उसकी भी बैकअप, उसकी भी कॉस्ट आपने शामिल करनी है। उसकी परचेज कॉस्ट प्लस उसकी रनिंग कॉस्ट प्लस उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। बिल्कुल। तो अगर वो नहीं इक्वलाइज होगा ना, तब इक्वलाइज होगा ना। इधर बैटरी डाल के बैठ जाएं और बोलें बैटरी बहुत महंगी है और बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, और उधर आप कुछ भी ना डालें और जब लाइट चली जाए तो आप बोलें अब मैं पंखा यूँ हिला हिला के अपने आप को बर्दाश्त कर लेता हूँ, ना मैंने जनरेटर की कॉस्ट डालनी है, ना उसके फ्यूल की कॉस्ट डालनी है, ना इंजन ऑयल की कॉस्ट डालनी है, ना मेंटेनेंस की कॉस्ट डालनी है और ना रिप्लेसमेंट की कॉस्ट डालनी है। जनरेटर की भी एक लाइफ है ना, 5 साल 6 साल से ज़्यादा पुराने जनरेटर हो जाए तो कहाँ चलता है, वो आपके सामने ही है। बाकी यहाँ गैस पे जनरेटर चलाते हैं, वो भी एक गलत तरीक़ेकार है कि आप गैस पे जनसेट चलाएंगे। हुआ क्या है, गैस का आपका प्रेशर ही ख़त्म हो गया उसकी वजह से। कोई हवा में थोड़ी रिजर्व्स ही ख़त्म कर ली हैं गैस को मिसयूज़ करके, अब्यूज़ कर करके। अब अभी कंज्यूमर किसी गैस वाले से बात करें, वो बोलता है 10 किलोवाट का जनसेट गैस पे कहाँ से चलेगा, पंप लगाना पड़ेगा उसके आगे। तो ये तो हाल किया है हमने अपने नेचुरल रिजर्व्स के साथ कि उसको मिसयूज़ करके, अब्यूज़ कर करके हमने सारी की सारी अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया। तो खैर ये हमारा नेशनल लेवल पे भी यही क्राइसिस है, कंज्यूमर लेवल पे भी यही क्राइसिस है। वी लुक फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द शॉर्ट वे आउट। हमारे ख्याल में बस जो सबसे सस्ता सोल्यूशन है गैस है, चलो गैस पे जनसेट चलाएं, चलो गैस है, गैस पे गाड़ियाँ चला लेते हैं, CNG वाली गाड़ियाँ चला लेते हैं। स्टेट भी इसी बात को प्रमोट करती रही है और कंज्यूमर ने भी अपने तहत ये नहीं सोचा कि हम इन चीज़ों को फॉलो करके क्या मुल्क को फ़ायदा देंगे। तो खैर अब लोड शेडिंग आपके सामने है, ये हालात आपके सामने है। इस पे क्या प्रोडक्शन होएगी और क्या एफिशिएंसी आएगी किसी भी ऑफिस की और किसी भी एरिया की, अगर माइंडसेट ही हमारा चेंज नहीं होगा और हम ऑपरेट सिस्टम्स की तरफ नहीं जाएंगे तो आपके सामने डिपेंडेंस रहेगी। डिपेंडेंस में यही होगा हमारे साथ, जो अभी हो रहा है। डिपेंडेंस पे डिसरप्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगी और इंडिपेंडेंस ज़ीरो होगी आपकी, बट डिसरप्शन ही सुप्रीम होगी। सबसे ज़्यादा डिसरप्शन ही है ना, कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी ज़ीरो होगी और डिसरप्शन होगी। खैर आज इसको रैप अप करते हैं आज के लिए। कोई और बात ऐड करेंगे आप इसमें? दुआ करते हैं नेशनल ग्रिड के लिए तो कुछ उसका बन जाए बेचारे का, उसका सूखा है, नहीं तो फिर हमें ही अल्लाह हिदायत दे दे, बिल्कुल कि हमें बातें समझ आ जाए, बिल्कुल। तो इंडिपेंडेंस की तरफ चले जाए। बिल्कुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और कमेंट में जो भी आपके क्वेरीज़ हों या जो भी डिस्कशन के टॉपिक्स हों आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। और बड़ी माजरत अगर किसी को रिप्लाई लेट आता है, क्योंकि इंक्वायरीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं व्हाट्सएप पे और पूरे डिज़ाइंस की आ जाती हैं कि हमें ये सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, ये सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, तो अगर किसी को रिप्लाई लेट होता है तो उसकी बड़ी माजरत। थैंक यू।